5. पर्यावरण एनवायरनमेंट। 5.1 कृषि वानिकी एग्रोफॉरेस्ट्री। सुर्खियों में क्यों? सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम 2025 जारी किए हैं। अन्य संबंधित तथ्य मॉडल नियमों में शामिल हैं। कृषि वानिकी के लिए भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया, कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों की कटाई, कृषि वानिकी से उत्पादित इमारती लकड़ी का प्रमाणीकरण बटरेसिंग। भारत में कृषि वानिकी के बारे में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 के अनुसार कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जो खेतों और ग्रामीण इलाकों में पेड़ और झाड़ियों को एकीकृत करके उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सहनशीलता को बढ़ाती है। 2014 की नीति का उद्देश्य कृषि भूमि पर इस प्रकार वृक्षारोपण करना है कि ये फसलों और पशुधन दोनों के लिए लाभप्रद हो। भारत में कृषि वानिकी द्वारा भारत के भौगोलिक भूक्षेत्र के लगभग 8% भाग पर पेड़ लगे हुए हैं। कृषि वानिकी का महत्व। कृषि वानिकी पर EACPM वर्किंग पेपर। कृषि विकास। यह कृषि में 4% की सतत वृद्धि हासिल करने में मदद कर सकता है। विविध प्रभाव। यह ईंधन के लिए काम आने वाली लकड़ी की आधी मांग को पूरा करता है। कागज और लुगदी के लिए कच्चे माल का 60% प्रदान करता है। यह भारत के हरे चारे की आवश्यकताओं, पशुपालन के लिए का 9% से 11% तक पूरा करता है। खाद्य सुरक्षा। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है, औसतन 51%, और फसलों की विफलता को रोकता है। इससे पोषण, स्वास्थ्य, स्थिरीकरण और समुदायों की आय में सुधार होगा। संधारणीय विकास। कार्बन पृथक्करण। यह प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 13.7 से 27.2 टन CO_2 का पृथक्करण कर सकता है। मृदा स्वास्थ्य। एग्रोफॉरेस्ट्री मृदा के जैविक कार्बन SOC की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, केवल गेहूं और मूंग की खेती में SOC 0.62% थी। जब वही फसलें पॉपुलर के पेड़ों के साथ उगाई गईं तो SOC बढ़कर 1.14% हो गई। इसके अलावा एग्रोफॉरेस्ट्री मृदा की लवणता को भी कम करती है। भारत में कृषि वानिकी प्रणालियां। चित्र का विवरण। कृषि वानिकी एग्रीसिल्विकल्चर, फसलों को वृक्ष फसलों के साथ जोड़ना। कृषि बागवानी एग्री-हॉर्टिकल्चर, फसलों को फलदार वृक्षों के साथ जोड़ना। कृषि वानिकी बागवानी एग्री-सिल्वी हॉर्टिकल्चर, वृक्षों, फलदार वृक्षों और फसलों का संयोजन। कृषि वानिकी पशुचारण एग्री-सिल्वी पास्चर, भूमि पर वृक्षों को पशुओं के साथ जोड़ना। बागवानी वानिकी उत्पादन हॉर्टी ओलेरिकल्चर, फलदार वृक्षों और सब्जियों का संयोजन। वानिकी पशुचारण सिल्वी पास्चर, पशुधन, चारा और वृक्षों का एकीकरण। जीवित बाड़ लाइव फेंस, झाड़ियां और वृक्ष जो सीमाएं बनाते हैं। वानिकी या बागवानी रेशम उत्पादन सिल्वी और हॉर्टी सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन के साथ वृक्ष या फलदार वृक्ष। वानिकी तिलहन उत्पादन सिल्वी ओलेरिकल्चर, वृक्षों और तिलहनों का संयोजन। बागवानी पशुचारण हॉर्टी पास्चर, फलदार वृक्षों को चरागाह या पशुधन के साथ जोड़ना। जलवायु स्मार्ट कृषि। यह बाढ़ आदि जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने में मदद करती है। पर्यावरण संबंधी। इससे प्राकृतिक वनों पर दबाव कम होगा, पोषक तत्वों का अधिक कुशल पुनर्चक्रण होगा, पारिस्थितिकी प्रणालियों का बेहतर संरक्षण होगा तथा सतही अपवाह, पोषक तत्वों का रिसाव और मृदा अपरदन में कमी आएगी। वन के बाहर वृक्ष। कृषि वानिकी वन के बाहर वृक्षों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अन्य इसमें रोजगार सृजन, आयात में कमी तथा फर्नीचर और निर्माण उद्योगों के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना शामिल है। कृषि वानिकी के विकास की चुनौतियां। नीतिगत बाधाएं। किसानों के लिए कृषि वानिकी ट्री मैनुअल के अभाव के कारण चयनित वृक्षों के बारे में जानकारी का अभाव है। जल वानिकी एक्वा फॉरेस्ट्री जैसी अनूठी और उच्च तकनीक वाली कृषि वानिकी प्रणालियों पर कम जोर दिया जाता है। प्रतिबंधात्मक विनियम। परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल है और प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों पर कर लगाए जाते हैं। भारत की नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS का अपर्याप्त उपयोग। ये एक ऑनलाइन प्रणाली है जो लकड़ी, बांस आदि के अंतर्राज्य परिवहन के लिए पास जारी करती है। अब तक 82% आवेदन वर्तमान में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। उच्च किस्म के बीजों की उपलब्धता। बेहतर पौध सामग्री और हाइब्रिड बीज किस्मों की कमी है। पिछली नीतियों में बाधाएं। पुरानी नीतियों में केवल कुछ प्रजातियों जैसे पॉपुलर, यूकेलिप्टस, कदम्ब पर अधिक जोर दिया गया,
जो भारत की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल नहीं थीं। उदाहरण के लिए यूकेलिप्टस अत्यधिक जल ग्रहण करने वाला वृक्ष है। अन्य विपणन अवसंरचना का अभाव, संस्थागत वित्त और बीमा कवरेज की कमी आदि। निष्कर्ष: लाभप्रदता, उत्पादन और पर्यावरणीय प्रभाव में संतुलन के लिए कानूनों को सरल बनाना, एनटीपीएस के बेहतर उपयोग और अगली पीढ़ी की प्रणालियों को लागू करना आवश्यक है। 5.2 अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2025। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में कांस में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन ICDRI में भारत के आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में अफ्रीकी संघ शामिल हुआ। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आपदा प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए 5 वैश्विक प्राथमिकताएं। 1. शिक्षा में आपदा प्रतिरोध का एकीकरण, शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से जागरूकता और तैयारी का निर्माण। 2. एक वैश्विक डिजिटल कोष का निर्माण, आपदा प्रतिरोध के लिए सर्वोत्तम प्रयासों और नवाचारों का दस्तावेजीकरण करना। 3. अभिनव वित्त पोषण को बढ़ावा देना, विकासशील देशों के लिए धन तक पहुंच सुनिश्चित करना। 4. लघु द्वीपीय विकासशील देशों सिड्स को बड़े महासागरीय देशों के रूप में भारत की मान्यता की पुष्टि, उनकी चुनौतियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देना। 5. प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना, आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना। अन्य संबंधित तथ्य। ICDRI 2025 द्वारा लघु द्वीपीय विकासशील देश सिड्स के तटीय रेजिलियंस के लिए कार्रवाई का आह्वान किया गया है। ICDRI यह आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के तहत एक मंच है। ये जलवायु अनुकूलन, तटीय लचीलापन और सतत विकास पर चर्चा और कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। इस वर्ष का सम्मेलन यूरोप में आयोजित होने वाला पहला सम्मेलन है। इसकी सह मेजबानी ICDRI एवं फ्रांस सरकार द्वारा की जा रही है। इस सम्मेलन की थीम है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोस्टल रेजिलियंस। तटीय क्षेत्रों से संबंधित संवेदनशीलता, मानव जीवन और संपत्ति के लिए जोखिम। तटीय क्षेत्र पूरी दुनिया में खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि दुनिया की 60% से अधिक आबादी और 2/3 बड़े शहर तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। भारत में लगभग 25 करोड़ लोग समुद्र तट से 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। जलवायु परिवर्तन। अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय क्षेत्रों में समुद्र जलस्तर में वृद्धि, बाढ़ और तूफानों जैसी आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति में वृद्धि होगी। आर्थिक नुकसान। उदाहरण के लिए, वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट GR 2025 के अनुसार चक्रवात फेनी 2019 के कारण ओडिशा में विद्युत से संबंधित लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अवसंरचना क्षतिग्रस्त हुई थी। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए खतरा। उदाहरण के लिए, मैंग्रोव जोखिम सूचकांक के अनुसार बार बार आने वाले चक्रवातों और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण वर्ष 2100 तक दुनिया के आधे मैंग्रोव को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों पर प्रभाव। तटीय क्षेत्रों में आपदाओं के बढ़ने से सामाजिक रूप से कमजोर आबादी, जैसे बुजुर्ग, देशज समुदाय, मछुआरे समुदाय आदि के लिए पहले से मौजूद असमानताओं में और वृद्धि होने की संभावना है। तटीय क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरे। सुनामी। उदाहरण के लिए, 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने 230,000 से अधिक लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। साथ ही इससे भारत सहित 14 देशों के संबंधित तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया। चक्रवात। उदाहरण के लिए, चक्रवात रैमल 2024 ने भारत और बांग्लादेश को काफी प्रभावित किया। तूफानी ज्वार। उदाहरण के लिए, 2023 में कच्छ और मोरबी जिलों के निचले क्षेत्रों में 2 से 2.5 मीटर ऊंची तूफानी ज्वारीय लहरें आई थीं। स्रोत IMD। तटीय अपर्दन। उदाहरण के लिए, MOEFCC के अनुसार भारत की 33.6% तटीय रेखा अपर्दन के कारण खतरे में है। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के बारे में। शुरुआत। CDRI की स्थापना भारत द्वारा वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में की गई थी। परिचय। ये एक वैश्विक साझेदारी है। इसमें राष्ट्रीय सरकारें, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक और निजी बैंक शामिल हैं। उद्देश्य। सतत विकास सुनिश्चित करते हुए जलवायु और आपदा जोखिमों को सहने में सक्षम रेजिलियंस अवसंरचना प्रणालियों को बढ़ावा देना। सदस्य 56 सदस्य तथा सचिवालय नई दिल्ली, भारत में है। रिपोर्ट। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट। गवर्नेंस। CDRI की गवर्निंग काउंसिल में 2 राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिनिधि सह अध्यक्ष होते हैं, जिनमें से भारत स्थायी सह अध्यक्ष है।
प्रमुख पहलें। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स आइरिस। यह पहल लघु द्वीपीय विकासशील देशों रेजिलिएंट सतत और समावेशी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। ये फंड यूएनडीपी और यूएनडीआरआर के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आपदारोधी अवसंरचना प्रणाली के विकास को समर्थन देना है। भारत द्वारा तटीय संवेदनशीलता के शमन हेतु शुरू की गई पहलें। तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना 2019। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना तथा मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना ICZMP। यह परियोजना ओडिशा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य संरक्षणीय प्रयासों के माध्यम से तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना है। तटीय संवेदनशीलता सूचकांक CVI। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने विभिन्न मानकों के आधार पर विभिन्न तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता का आकलन और मानचित्रण करने के लिए CVI विकसित किया है। बहु आपदा संवेदनशीलता मानचित्र। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने विभिन्न मानकों के आधार पर भारत के तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता का आकलन एवं मानचित्रण करने के लिए ये सूचकांक विकसित किया है। तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली CMIS। यह एक डेटा संग्रह प्रक्रिया है। इसमें निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जाती है। यह जानकारी विशेष स्थलों पर तटीय सुरक्षा संरचनाओं के नियोजन, डिजाइन और निर्माण में सहायक होती है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC। इस योजना में राष्ट्रीय जल मिशन जैसी पहलें शामिल हैं, जो संघीय जल एवं वानिकी प्रबंधन के माध्यम से तटीय क्षेत्रों की रेजिलियंस क्षमता को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देती हैं। निष्कर्ष। तटीय क्षेत्र और द्वीपीय राष्ट्र समुद्र जल स्तर में वृद्धि, चक्रवात अपरदन और चरम मौसमी घटनाओं जैसी बढ़ती जलवायु आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। भारत CDRI और अपनी राष्ट्रीय पहलों के माध्यम से रेजिलिएंट एवं समावेशी अवसंरचना निर्माण की दिशा में प्रयासरत है। जलवायु जोखिमों के बढ़ते प्रभावों से निपटने के लिए स्थानीय जरूरतों और नवाचार पर आधारित वैश्विक कार्रवाई आवश्यक है, ताकि तटीय समुदायों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा की जा सके। 5.2.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR वित्तपोषण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR फाइनेंसिंग। सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR ने रेजिलियंस फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर अवर फ्यूचर शीर्षक से वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट GR जारी की है। अन्य संबंधित तथ्य। इसके अलावा हाल ही में भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच GP 2025 की 8वीं बैठक में विश्व की सबसे बड़ी आपदा जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय प्रणाली का प्रदर्शन किया। GPDRR की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका उद्देश्य सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति का मूल्यांकन करना और उस पर चर्चा करना है। DRR के लिए मौजूदा वित्त पोषण तंत्र। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय कोष। उदाहरण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF DRR को समर्पित धन प्रदान करता है। बहुपक्षीय विकास बैंक MDBS। उदाहरण के लिए विश्व बैंक का आपदा जोखिम वित्त पोषण और बीमा DRFI कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय और स्थानीय बजट में DRR को शामिल करना। जलवायु वित्त पोषण, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएं NAPS आदि। द्विपक्षीय सहायता और साझेदारियां। उदाहरण के लिए USAID विभिन्न DRR कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करता है। अन्य, निजी क्षेत्र और मिश्रित वित्त पोषण। उदाहरण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR। आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR क्या है? ये ऐसे कदमों को दर्शाता है जो नई आपदाओं की आशंका को रोकने, मौजूदा जोखिमों को कम करने और बचे हुए जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उठाए जाते हैं। इसका उद्देश्य लचीलापन, रेजिलियंस और सतत विकास को मजबूत करना होता है। उदाहरण, नई प्रकार की आपदारोधी अवसंरचना का निर्माण। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वित्त पोषण की आवश्यकता क्यों है? GR 2025। सीमित सहायता। केवल 2% विकास सहायता ही DRR पर खर्च होती है। आपदाओं का बढ़ता आर्थिक बोझ। पिछले 2 दशकों में आपदाओं से होने वाली वित्तीय हानि दोगुनी हो गई है। विकासशील देशों की उच्च संवेदनशीलता। 2023 तक केवल 49% कम विकसित देश LDCs ही मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम से लैस थे। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन के 3 नकारात्मक चक्रों को तोड़ना आवश्यक है। 1. आय में गिरावट और कर्ज में वृद्धि का चक्र।
अनुमान है कि जलवायु संबंधी आपदाओं से 2050 तक वैश्विक आय में 19% तक गिरावट आ सकती है। इससे विशेष रूप से कम आय वाले देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे। 2. अंतर्राष्ट्रीय जोखिम हस्तांतरण चक्र। उदाहरण के लिए भारत में बीमा कवरेज 1% से भी कम है, जिससे आपदा जोखिम साझा करने की क्षमता सीमित होती है। 3. रिस्पॉन्ड रिपीट। डीआरआर में निवेश किया गया प्रत्येक $1 भविष्य में आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई रिकवरी कॉस्ट्स में $15 की बचत करता है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR। उत्पत्ति। इसे मूल रूप से UNISDR के रूप में 1999 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति ISDR के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया था। परिचय। आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर ये एक प्रमुख एजेंसी है। मिशन। सतत विकास और सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-30 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वैश्विक प्रयासों में तेजी लाने हेतु नेतृत्व, समन्वय और समर्थन प्रदान करना। यह 15 वर्षीय गैर बाध्यकारी समझौता है जिसमें 7 लक्ष्य हैं। यह ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005-15 का एक बेहतर संस्करण है। इसे 2015 में सेंडाई, जापान में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। DRR हेतु पर्याप्त वित्त पोषण जुटाने में प्रमुख चुनौतियां। समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र का अभाव। DRR वित्तीय प्रणालियों की स्थापना के लिए कोई वैश्विक ढांचा मौजूद नहीं है। वित्तीय निर्णयों में DRR का सीमित एकीकरण। सरकारें, व्यापार संगठन और वित्तीय संस्थान जोखिम आधारित सोच को वित्तीय निर्णयों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं करते। वित्तीय निर्णयों में प्रारंभिक जोखिम विश्लेषण को शामिल करने के लिए डेटा और साक्ष्य कुछ भौगोलिक क्षेत्रों एवं विशेष प्रकार की आपदाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक रूप से जोखिमपूर्ण मानना। DRR हेतु वित्त पोषण को अनिश्चित घटनाओं पर खर्च माना जाता है जिनका तत्काल लाभ दिखाई नहीं देता। अन्य। इसमें विकासशील देशों में कमजोर संस्थागत क्षमता, राष्ट्रीय DRR रणनीतियों का अभाव आदि शामिल हैं। भारत की आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR वित्त पोषण प्रणाली। DRR वित्त पोषण तंत्र। भारत में आपदा वित्त पोषण एक पूर्व निर्धारित और नियम आधारित व्यवस्था के अनुसार होता है, जिसमें राष्ट्रीय से लेकर राज्य और जिला स्तर तक निधियां भेजी जाती हैं। यह व्यवस्था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा समर्थित है। इस बदलाव ने सुनिश्चित किया कि आपदा से जुड़ा वित्त पोषण अब प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि सुनियोजित और पूर्वानुमान योग्य हो गया है। वर्तमान आवंटन। 15वें वित्त आयोग के तहत DRR हेतु कुल 2.32 लाख करोड़ रुपए, लगभग 28 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत के DRR वित्त पोषण दृष्टिकोण के 4 प्रमुख सिद्धांत। तैयारी, शमन, राहत और पुनर्बहाली के लिए समर्पित वित्तीय फंडिंग, प्रभावित लोगों और सबसे कमजोर समुदायों की जरूरतों को प्राथमिकता देना, सरकारी सभी स्तरों, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणामों का मापन सभी खर्चों में सुनिश्चित करना। आगे की राह। विनियामक फ्रेमवर्क में सुधार। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सरकारों और नियामकों को मानक, स्टैंडर्ड्स और वर्गीकरण टैक्सोनॉमीज विकसित करने चाहिए, जैसे ये स्पष्ट करना कि सतत और आपदारोधी निवेश क्या होता है। वित्त पर नजर रखना। उदाहरण के लिए जो बजट आवंटित किया गया है उसमें से जो निवेश वास्तव में उपयोग किया गया है उसकी निगरानी और लेखा जोखा रखना चाहिए। अभिनव वित्तीय दृष्टिकोण अपनाना। उदाहरण के लिए मिश्रित वित्त, डेट फॉर रेजिलियंस स्वैप, क्रेडिट रेटिंग में आपदा जोखिमों को शामिल करना, ग्रीन बॉन्ड, आपदा बॉन्ड जो वैश्विक निवेशकों को जोखिम हस्तांतरित करते हैं और पारंपरिक बीमा से अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं आदि। विभिन्न स्तरों पर वित्त पोषण को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए कम लागत वाली, बार बार आने वाली आपदाओं को राष्ट्रीय कोष या आकस्मिक क्रेडिट लाइनों के माध्यम से कवर किया जाना चाहिए, जबकि दुर्लभ और अधिक गंभीर आपदाओं के लिए बीमा या अन्य जोखिम हस्तांतरण समाधानों को अपनाना चाहिए। निष्कर्ष। आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR में निवेश केवल विकास की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निवेश है जो सतत भविष्य सुनिश्चित करता है।
यदि आपदा और पुनर्निर्माण के दुष्चक्र को तोड़ना है तो वैश्विक समुदाय को प्रतिक्रियात्मक खर्च से हटकर जोखिम आधारित पूर्व नियोजन अपनाना होगा ताकि लचीलापन वित्तीय और नीतिगत निर्णयों के केंद्र में रखा जा सके। 5.3 समुद्री आपदाएं, मैरिटाइम डिजास्टर्स। सुर्खियों में क्यों? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO से हाल की समुद्री घटनाओं की व्यापक जांच और वैश्विक समीक्षा करने का आग्रह किया है। अन्य संबंधित तथ्य। भारत के तट के पास जहाजों के डूबने और आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के कारण भारत ने IMO की मैरिटाइम सेफ्टी कमेटी MSC में कंटेनर की सुरक्षा और कार्गो की सही प्रकटीकरण से जुड़े नियमों को मजबूत करने का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक वस्तु IMDG संहिता के तहत वर्गीकृत लिथियम आयन बैटरियों और अन्य खतरनाक वस्तुओं की पैकेजिंग, घोषणा और निगरानी के वैश्विक मानकों में सुधार की ओर IMO का ध्यान आकर्षित किया है। समुद्री आपदाएं। समुद्री आपदाओं में जहाज का डूबना, टक्कर, फंस जाना, आग लगना, विस्फोट और तेल का रिसाव जैसी घटनाएं शामिल हैं। आजकल के नए जोखिमों में खतरनाक रसायनों, परमाणु अपशिष्ट, खतरनाक कार्गो, पदार्थों और हथियारों का परिवहन भी शामिल है। हाल की समुद्री घटनाएं। लाइबेरियाई ध्वज वाले पोत MSC एल्सा 3 का डूबना, कोच्चि तट। इस दुर्घटना के बाद तिरुवनंतपुरम के तट पर बड़ी संख्या में नर्डल्स, छोटे प्लास्टिक के कण पाए गए। इन्हें प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये 1 से 5 मिलीमीटर आकार के होते हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित कर सकते हैं। ये टूटकर माइक्रो और नैनोप्लास्टिक में बदल जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं। MV वानहाई 503 पर आग लगना, केरल तट। जहाज के कार्गो में कैल्शियम कार्बाइड, प्लास्टिक के पैलेट्स और भारी ईंधन तेल शामिल थे, जिससे पर्यावरण संबंधी गंभीर चिंताएं बढ़ गईं। परिणाम। पर्यावरण। इन घटनाओं से तेल का रिसाव, प्लास्टिक नर्डल्स, जैव विविधता का नुकसान और ब्लास्ट वाटर संबंधी समुद्री प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वास्थ्य। विषाक्त रसायनों या तेल के संपर्क से सफाई करने वाले कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में लंबे समय तक रहने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आर्थिक नुकसान और सुरक्षा। इसमें तटीय क्षेत्रों का क्षरण, समुद्र तट की सफाई में खर्च, स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर और पर्यटन में गिरावट शामिल है। समुद्री घटनाओं व आपदाओं के प्रबंधन में चुनौतियां। कार्गो की जानकारी में पारदर्शिता का अभाव। जहाजों पर सामान भेजने वाले अक्सर अपनी वस्तुओं की सही जानकारी नहीं देते, जिससे अधिकारियों के लिए खतरे का सही आकलन करना और उनका शमन करना मुश्किल हो जाता है। संवेदनशील वस्तुओं को कुशलता से संभालना। खतरनाक या संवेदनशील वस्तुओं को लापरवाही से संभालने पर आग लगने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा पैकेजिंग और भंडारण के लिए कोई मानक नियम न होने से समस्या और गंभीर हो जाती है। जहाजों के स्वामित्व और प्रबंधन की जटिल संरचना। कई बार जहाजों के मालिक और प्रबंधन अलग अलग देशों से होते हैं, जैसे लाइबेरिया का झंडा, जर्मन स्वामित्व, साइप्रस से प्रबंधन। इस तरह की जटिल संरचना से जिम्मेदारी तय करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। वैश्विक प्रतिक्रिया और विनियामक कार्रवाई में देरी। ऐसी घटनाओं की जांच करने और सुरक्षा नियमों को अपडेट करने के लिए कोई त्वरित वैश्विक व्यवस्था नहीं है। मौजूदा विनियामक सुधार अक्सर किसी घटना के घटित होने के बाद किए जाते हैं, पहले से रोकथाम के लिए कोई प्रणाली नहीं होती। बीमा संबंधी दावे। समुद्री बीमा नीतियां जटिल होती हैं और कवरेज, जिम्मेदारी व खर्च के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की भूमिका। समुद्र में खतरनाक वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, IMDG कन्वेंशन। इसमें खतरनाक वस्तुओं की मार्किंग, पैकेजिंग, लोडिंग और परिवहन से संबंधित नियम हैं। इसका उद्देश्य जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 16 1974। यह जहाजों की सुरक्षा, आग से बचाव, नेविगेशन और संचालन से संबंधित आवश्यक मानक तय करता है। तेल प्रदूषण से निपटने की तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन OPRC और OPRCHNS प्रोटोकॉल 2000। यह सदस्य देशों को तेल रिसाव की स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाने और सहयोग करना अनिवार्य करता है। जहाजों पर हानिकारक एंटी-फाउलिंग सिस्टम के नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन AFS कन्वेंशन। यह जहाजों के निचले हिस्से पर समुद्री जीवों को चिपकने से रोकने के लिए उपयोग होने वाले हानिकारक पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करता है। बैलास्ट जल प्रबंधन कन्वेंशन। इसका उद्देश्य जहाजों के बैलास्ट वाटर के माध्यम से हानिकारक समुद्री जीवों और रोगजनकों के प्रसार को रोकना है।
जहाज़ों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। यह सुनिश्चित करता है कि जहाज़ों का पुनर्चक्रण मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए अनावश्यक जोखिम उत्पन्न न करे। भारत में समुद्री आपदाओं से संबंधित कानूनी तंत्र। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। यह अधिनियम समुद्री सुरक्षा, जहाज़ों का पंजीकरण, चालक दल के कल्याण, प्रदूषण की रोकथाम और समुद्री उत्तरदायित्वों से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसका उपयोग समुद्री प्रदूषण जैसे तेल रिसाव और खतरनाक पदार्थों के अपवाह के खिलाफ पर्यावरण सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना NOSDCP। इसका संचालन भारतीय तटरक्षक बल करता है। यह समुद्री क्षेत्र में तेल और खतरनाक रसायनों के रिसाव से निपटने के लिए संचालन संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करता है। एडमिरल्टी समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा अधिनियम 2017। यह अधिनियम समुद्री दुर्घटनाओं और टक्करों से जुड़े समुद्री दावों के निपटान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और ऐसे मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता को परिभाषित करता है। आगे की राह। रोकथाम रणनीतियां। पोत परिवहन संबंधी सख्त विनियमन। वैश्विक स्तर पर 16 कन्वेंशन और MARPOL विनियमों का सख्ती से पालन किया जाए। मर्चेंट शिपिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय जलक्षेत्रों की अधिक प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए। जोखिम मानचित्रण और जोनिंग। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे CRZ मैंग्रोव की पहचान की जाए और आसपास तेल परिवहन को प्रतिबंधित किया जाए। कार्गो प्रबंधन में प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता की भूमिका। इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम, खतरनाक वस्तुओं या पदार्थों की रियल टाइम निगरानी और ब्लॉकचेन आधारित प्रकटीकरण जैसी प्रणालियों को लागू किया जाना चाहिए। IMO विनियमों में सुधार करना। लाभकारी स्वामित्व का पूर्ण प्रकटीकरण अनिवार्य करना, ध्वज संबंधी देशों के दायित्वों में वृद्धि करना और प्रबंधन कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट नियंत्रण तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। सतत निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया। निगरानी के लिए तटीय रडार, ड्रोन और इसरो के RISAT जैसे उपग्रहों का उपयोग किया जाना चाहिए। भारतीय जलक्षेत्र में आवाजाही पर नजर रखने के लिए जहाज़ों पर स्वचालित पहचान प्रणाली AIS को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत। जहाज मालिकों को जवाबदेह ठहराने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत दायित्व लागू करना आवश्यक है। अदालत के बाहर समझौते और समुद्री बातचीत एवं मध्यस्थता। यह समुद्री विवादों के शीघ्र समाधान में सहायता करेगा। प्रशिक्षण एवं जागरूकता। बंदरगाह अधिकारियों और मछुआरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। उत्पत्ति। इसे 1948 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। सदस्य भारत सहित 176 सदस्य। भूमिका पोत परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जहाज़ों द्वारा समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम करना। IMO की संरचना। इस संगठन में एक सभा, एक परिषद, 5 मुख्य समितियां और कुछ उपसमितियां शामिल हैं। समुद्री सुरक्षा समिति MSC। यह IMO का सर्वोच्च तकनीकी निकाय है और इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। 5.4 भीड़ आपदा प्रबंधन, क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट। सुर्खियों में क्यों? RCB की IPL जीत का जश्न मनाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भारी भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भगदड़ क्या है? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR के अनुसार भगदड़ तब होती है जब भीड़ में लोग किसी खतरे या जगह की कमी के डर से अचानक एक तरफ भागने लगते हैं। भीड़ प्रबंधन में असफलता और उसके कारण। भीड़ नियंत्रण में असफलता। अत्यधिक भीड़। चिन्नास्वामी स्टेडियम की मौजूदा क्षमता 34,600 लोगों की थी, जबकि वहां लगभग 2.5 लाख लोग जमा हो गए थे। संबंधित पक्षों के बीच समन्वय की कमी। RCB के सोशल मीडिया हैंडल ने पुलिस के साथ ठीक से समन्वय किए बिना स्टेडियम के गेट पर मुफ्त पास देने की घोषणा कर दी। भीड़ के व्यवहार को उकसाने वाले कारण। व्यवहारिक और संरचनात्मक समस्याएं। 2017 में मुंबई के एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर भारी बारिश के दौरान एक संकीर्ण और फिसलन भरी पैदल चलने की जगह पर पुल गिरने की अफवाह फैल गई, जिससे भगदड़ मच गई। आग बिजली से संबंधित घटनाएं। 1995 में हरियाणा की डबवाली फायर त्रासदी में एक टेंट वाले कार्यक्रम स्थल में आग लगने और बाहर निकलने का रास्ता संकरा होने के कारण भगदड़ मच गई।
किसी सेलिब्रिटी की झलक पाने की होड़। 2024 में हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान एक सेलिब्रिटी की झलक पाने की कोशिश में भगदड़ मच गई। क्या आप जानते हैं? भीड़ भाड़ वाली आपदाओं में होने वाली मौतों का सबसे आम कारण कंप्रेसिव एस्फिक्सिया, दबाव के कारण दम घुटना होता है। केवल 6-7 लोगों द्वारा एक ही दिशा में धकेलने से उत्पन्न अधिक बल, कंप्रेशन फोर्स, इतना अधिक हो सकता है कि स्टील को भी मोड़ सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के भीड़ प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश। तैयारी करना, जोखिम का आकलन और योजना, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस FMEA जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके हर संभावित खतरे का आकलन करना चाहिए। इसमें खतरे की गंभीरता, उसके होने की संभावना और उसे पहचानने में होने वाली कठिनाई को मापा जाता है। उदाहरण, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप रोड शो को मुंबई में जिस तरह से सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया, उससे सीख लेनी चाहिए। भीड़ की संख्या से संबंधित नियम, प्रति वर्ग मीटर में कितने लोग हो सकते हैं, यह तय किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी तय होना चाहिए कि किस स्थिति में, जैसे बैरिकेड टूटने पर, लोगों को निकालना शुरू करना है। उदाहरण, न्यूयॉर्क में 1000 से ज्यादा लोगों वाले कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित भीड़ नियंत्रण प्रबंधकों को रखना अनिवार्य है। अवसंरचना का विकास, स्टेडियम, घाट और मंदिरों जैसे स्थानों को फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए। इनमें कई प्रवेश निकास द्वार होने चाहिए, बहुभाषी संकेतक होने चाहिए और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली PA सिस्टम होनी चाहिए। सुविधाएं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं। 2025 के महाकुंभ मेले में आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर्स, AWT, वाटर एम्बुलेंस और बहु आपदा प्रतिक्रिया वाहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं। प्रतिक्रिया सूचना प्रणाली, भीड़ को सही दिशा देने और उन्हें देरी, रास्ते में बदलाव या किसी खतरे के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए मोबाइल अपडेट, लाउडस्पीकर, साइनेज और डिजिटल बोर्ड जैसी सूचना प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा के उपाय, सुरक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण जगहों पर वॉच टावर स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही वायरलेस संचार नेटवर्क और CCTV निगरानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। भीड़ प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। अनुच्छेद 19 संविधान का अनुच्छेद 19 1B नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि अनुच्छेद 19(3) के तहत सरकार ऐसे अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। पुलिस अधिनियम 1861। यह अधिनियम लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को विनियमित करने हेतु उचित शर्तें तय करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। यह अधिनियम आपदाओं, मानवीय घटनाओं, यातायात और भीड़ प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को नियंत्रित करता है। भारत में भगदड़ रोकने के लिए तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है? RFID और IoT से भीड़ की ट्रैकिंग। ये तकनीकें लोगों की आवाजाही पर नजर रख सकती हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी जगह पर क्षमता से ज्यादा भीड़ न हो। उदाहरण, कुंभ मेला और वैष्णो देवी की तीर्थयात्राओं में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए RFID ट्रैकिंग का परीक्षण किया जा चुका है। निगरानी और रियल टाइम में भीड़ की मॉनिटरिंग। AI आधारित CCTV कैमरे और ड्रोन। AI आधारित CCTV कैमरे और ड्रोन भीड़ के जमाव का विश्लेषण कर सकते हैं। वे संभावित भीड़भाड़ वाले स्थानों और खतरनाक गतिविधियों का पता लगाकर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। उदाहरण, हज यात्रा में भगदड़ को रोकने के लिए AI आधारित भीड़ निगरानी का उपयोग किया जाता है। थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन। थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन ऊपर से बड़ी भीड़ पर नजर रख सकते हैं। लाइव एरियल फीड। हवाई निगरानी से मिलने वाली लाइव फीड कमांड सेंटर को तुरंत निर्णय लेने में मदद करती है। AI मॉडल का उपयोग। सभी बड़ी घटनाओं के डेटा को रिकॉर्ड करके AI मॉडल को प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए बेहतर तैयारी की जा सके। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करके अधिक भीड़ भाड़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और संकट आने से पहले ही अधिकारियों को सचेत किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के भीड़ प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश। तैयारी करना, जोखिम का आकलन और योजना, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस FMEA जैसी। निष्कर्ष,
प्रभावी भीड़ प्रबंधन एक बहुआयामी जिम्मेदारी है जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी और आधुनिक तकनीक को अपनाने की जरूरत होती है। भारत में सार्वजनिक समारोहों का आकार और संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए एनडीएमए के दिशा निर्देशों, विशेष रूप से जोखिम आधारित योजना का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। 5.5 भारत पूर्वानुमान प्रणाली, भारत फोरकास्ट सिस्टम। सुर्खियों में क्यों? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किया है। यह दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में विकासकर्ता ये प्रणाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (ITM) द्वारा विकसित की गई है। भूमिका ये भारत में मौसम के पूर्वानुमान का रिजोल्यूशन 12 किलोमीटर से बढ़ाकर 6 किलोमीटर करती है, जिससे देश के हर गांव को अधिक सटीक और विशिष्ट पूर्वानुमान मिल पाएगा। डेटा स्रोत ये 40 डॉपलर वेदर रडार से रियल टाइम का डेटा लेती है, जिससे स्थानीय स्तर पर और तत्काल पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ती है। डॉपलर रडार ये एक खास तरह का रडार है जो डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करके कणों की गति का डेटा इकट्ठा करता है। डॉपलर प्रभाव वो है जिसमें प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। BFS का महत्व, बेहतर सटीकता और गति। यह प्रणाली जोखिम वाले क्षेत्रों में 64% अधिक सटीकता देती है और भारी बारिश तथा चक्रवात जैसी चरम घटनाओं के लिए 4-6 घंटे में पूर्वानुमान प्रदान करती है। पुराने मौसम पूर्वानुमान मॉडल को किसी खास क्षेत्र के लिए पूर्वानुमान देने में 12 से 14 घंटे लगते थे। वैश्विक नेतृत्व, 6 किलोमीटर की रिजोल्यूशन के साथ ये प्रणाली अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ जैसे देशों से आगे है, जिनके मॉडल 9-14 किलोमीटर के रिजोल्यूशन पर काम करते हैं। आपदा प्रबंधन और कृषि में सहायता, ये गांव और ब्लॉक स्तर पर विशिष्ट, अल्पावधि हेतु और तात्कालिक पूर्वानुमान नाउकास्ट प्रदान करता है। यह किसानों, तटीय समुदायों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को फसल की बुआई, सिंचाई का समय तय करने और समय पर चेतावनी देने में मदद करता है। आर्थिक लाभ, यह कृषि, बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जलवायु संबंधी नुकसान को कम करने में मदद करता है। यह हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC प्रणाली अर्का, ITM पुणे और अरुणिका, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, दिल्ली द्वारा संचालित है, जो तेजी से सिमुलेशन अनुकरण प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय पूर्वानुमान ये निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय मौसम संबंधी विशेष, जैसे मानसून, चक्रवात और अत्यधिक बारिश की घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। 47 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। क्वेश्चन। निष्कर्ष। प्रभावी भीड़ प्रबंधन एक बहुआयामी जिम्मेदारी है जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी और आधुनिक तकनीक को अपनाने की जरूरत होती है। भारत में सार्वजनिक समारोहों का आकार और संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए एनडीएमए के दिशा निर्देशों, विशेष रूप से जोखिम आधारित योजना का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। 5.5 भारत पूर्वानुमान प्रणाली, भारत फोरकास्ट सिस्टम। सुर्खियों में क्यों? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किया है। यह दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में विकासकर्ता, यह प्रणाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ITM द्वारा विकसित की गई है। भूमिका, यह भारत में मौसम के पूर्वानुमान का रिजोल्यूशन 12 किलोमीटर से बढ़ाकर 6 किलोमीटर करती है, जिससे देश के हर गांव को अधिक सटीक और विशिष्ट पूर्वानुमान मिल पाएगा। डेटा स्रोत, यह 40 डॉपलर वेदर रडार से रियल टाइम का डेटा लेती है, जिससे स्थानीय स्तर पर और तत्काल पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ती है। डॉपलर रडार, ये एक खास तरह का रडार है जो डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करके कणों की गति का डेटा इकट्ठा करता है। डॉपलर प्रभाव वह है जिसमें प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। BFS का महत्व, बेहतर सटीकता और गति। यह प्रणाली जोखिम वाले क्षेत्रों में 64% अधिक सटीकता देती है और भारी बारिश तथा चक्रवात जैसी चरम घटनाओं के लिए 4-6 घंटे में पूर्वानुमान प्रदान करती है। पुराने मौसम पूर्वानुमान मॉडल को किसी खास क्षेत्र के लिए पूर्वानुमान देने में 12 से 14 घंटे लगते थे। वैश्विक नेतृत्व,
6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के साथ यह प्रणाली अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ जैसे देशों से आगे है जिनके मॉडल 9-14 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पर काम करते हैं। आपदा प्रबंधन और कृषि में सहायता। यह गांव और ब्लॉक स्तर पर विशिष्ट अल्पावधि हेतु और तात्कालिक पूर्वानुमान नाउकास्ट प्रदान करता है। ये किसानों, तटीय समुदायों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को फसल की बुवाई, सिंचाई का समय तय करने और समय पर चेतावनी देने में मदद करता है। आर्थिक लाभ। ये कृषि बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जलवायु संबंधी नुकसान को कम करने में मदद करता है। यह हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी प्रणाली अर्का, आईटीएम पुणे और अरुणिका राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, दिल्ली द्वारा संचालित है, जो तेजी से सिमुलेशन अनुकरण प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय पूर्वानुमान। यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय मौसम संबंधी विशेष, जैसे मानसून, चक्रवात और अत्यधिक बारिश की घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। 47 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। निष्कर्ष। भारत पूर्वानुमान प्रणाली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवसंरचना में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। जैसे जैसे जलवायु संबंधी जोखिम बढ़ रहे हैं, इस तरह की प्रतिस्पर्धी और समावेशी विकास पहलों के माध्यम से विज्ञान की भूमिका को उजागर करती है। नोट: हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.2 देखें। 5.6 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 5.6.1 रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण पर अंतर सरकारी साइंस पॉलिसी पैनल की स्थापना की गई। इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी पैनल ऑन केमिकल्स, वेस्ट एंड पोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड। इसकी स्थापना का निर्णय 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद लिया गया था। इस प्रस्ताव में इस प्रकार की एक अंतर सरकारी संस्था स्थापित करने की मांग की गई थी। इस पैनल से जुड़ी वार्ताओं का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किया गया था, जो अब इस पैनल का मुख्यालय भी होगा। नया पैनल राष्ट्रों को रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र व नीति प्रासंगिक वैज्ञानिक सलाह भी प्रदान करेगा। यह पैनल जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर विज्ञान नीति मंच (IPBES) के साथ मिलकर विश्व का तीसरा वैज्ञानिक सलाहकारी मंच बनेगा। पैनल की आवश्यकता क्यों है? त्रिग्रही पृथ्वी संकट (ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस) के प्रभाव को कम करने के लिए। इसमें जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता की हानि तथा प्रदूषण और अपशिष्ट का संकट शामिल है। रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए आज की आधुनिक जीवन शैली में उपयोग होने वाले रसायनों की मात्रा बढ़ गई है, जिनसे अनचाहे और नुकसानदायक प्रभाव पैदा हो रहे हैं। घरों और शहरों से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट 2023 में लगभग 2.1 बिलियन टन था, जिसके 2050 तक बढ़कर लगभग 3.8 बिलियन टन होने की संभावना है। पिछले 2 दशकों में नए प्रकार के प्रदूषण लगभग 66% बढ़ गए हैं। क्वेश्चन। निष्कर्ष। भारत पूर्वानुमान प्रणाली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवसंरचना में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। जैसे जैसे जलवायु संबंधी जोखिम बढ़ रहे हैं, इस तरह की प्रतिस्पर्धी और समावेशी विकास पहलों के माध्यम से विज्ञान की भूमिका को उजागर करती है। नोट: हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर 5.6.2 जैविक खतरों पर ILO कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सदस्य देशों ने कार्य परिवेश में जैविक खतरों से निपटने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाया। कन्वेंशन ILO कन्वेंशन संख्या 192 के बारे में। इसमें सदस्य देशों से राष्ट्रीय नीतियां बनाने तथा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर उपाय अपनाने का आह्वान किया गया है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: जैविक खतरों से बचाव और सुरक्षा, दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयारी एवं प्रतिक्रिया के उपायों का विकास करना। भारत की चिंताएं: सभी क्षेत्रों और उद्यमों के आकार पर समान रूप से नियम लागू करना, चाहे जोखिम का स्तर कुछ भी हो, विकासशील देशों में MSMEs और अनौपचारिक उद्यमों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। कन्वेंशन में उपयोग की गई परिभाषाओं को लेकर चिंता है, क्योंकि वे बहुत व्यापक हैं और कार्यस्थल के बाहर भी लागू हो सकती हैं। इससे अत्यधिक विनियमन की स्थिति पैदा हो सकती है। जैविक खतरों बायोहजार्ड के बारे में। बायोहजार्ड जीवित जीवों के मल से होते हैं या जैविक वाहकों द्वारा संचरित होते हैं।
जैविक वाहकों में रोगजनक सूक्ष्मजीव, वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि विषाक्त पदार्थ और बायोएक्टिव पदार्थ शामिल होते हैं। स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और प्रयोगशालाओं में काम करने वाले लोगों को बायोहजार्ड से सबसे अधिक जोखिम होता है। बायोहजार्ड के जोखिमों को बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारक वायुमंडलीय और मौसम की स्थिति में बदलाव, गर्मी से संबंधित जोखिम और रोगाणुरोधी दवाओं का अत्यधिक उपयोग। बायोहजार्ड से बचाव के लिए उठाए गए कदम ILO कन्वेंशन 155 और 187 तथा भारत में उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 आदि। कन्वेंशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस कन्वेंशन में प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में सम्मानित कार्य सुनिश्चित करने को लेकर पहली बार मानक निर्धारित करने पर चर्चा की गई। यह चर्चा मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य जैसे विषयों से संबंधित है। प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होती हैं। ये प्लेटफॉर्म आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाले ऑनलाइन बाजार होते हैं, जैसे उबर, अमेजन आदि। अन्य संबंधित निर्णय। अनौपचारिक कार्य को कम करने का संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने अनौपचारिक कार्य को कम करने और औपचारिक कार्य को अपनाने का समर्थन देने के लिए एक संकल्प अपनाया। इस संकल्प में विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए कार्यदशाओं में सुधार, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार और सम्मानित कार्य सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कार्रवाई की सिफारिश की गई। समुद्री श्रम कन्वेंशन MLC 2006 में संशोधन को मंजूरी। संशोधन के तहत नाविकों सीफरर को अपने जहाज से बाहर समय व्यतीत करने, शोर लीव और स्वदेश वापसी के अधिकार देने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही नाविकों को प्रमुख श्रमिक की वर्कर्स के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इसके अलावा जहाज पर होने वाली हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के प्रावधान भी किए गए हैं। यह संशोधन जहाजों पर सभी नाविकों के लिए न्यूनतम कार्य दशाओं के मानक और न्यूनतम जीवन स्तर मानक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। यह गुणवत्ता वाले जहाज मालिकों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक आवश्यक कदम है। भारत ने 2015 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि रैटिफिकेशन की थी। 48 मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन। क्वेश्चन 5.6.5.6.3 State and Trends of Carbon Pricing 2025 State and Trends of Carbon Pricing 2025 विश्व बैंक समूह द्वारा स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग CP साधनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह संख्या 2005 में 5 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 80 हो गई है। भारत, ब्राजील और तुर्की इसे सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। कवरेज। कार्बन प्राइसिंग वैश्विक ग्रीनहाउस गैस GHG उत्सर्जन का लगभग 28% कवर करता है। इसमें 43 कार्बन टैक्स और 37 उत्सर्जन व्यापार प्रणालियां ETS शामिल हैं। राजस्व सृजन। वैश्विक स्तर पर 2024 में उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों और कार्बन टैक्स से सार्वजनिक बजट के लिए $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई हुई। क्षेत्रवार कवरेज। विद्युत क्षेत्र में सबसे अधिक कवरेज है। कृषि और अपशिष्ट पर अभी भी इस स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया है। कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति बनाम मांग। वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति मांग से ज्यादा रही, जिसमें लगभग 1 अरब टन अप्रयुक्त क्रेडिट अनरिटायर्ड क्रेडिट्स मौजूद थे। कार्बन मूल्य निर्धारण और उसके साधन। उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ETS सरकार चिन्हित संस्थाओं द्वारा उत्पन्न GHG उत्सर्जन की मात्रा सीमा तय करती है। कार्बन कर। सरकार चिन्हित संस्थाओं पर उनके GHG उत्सर्जन के लिए शुल्क लगाती है। कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। ऐसे क्रेडिट उत्पन्न किए जाते हैं जिन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। ये स्वैच्छिक गतिविधियों के जरिए उत्सर्जन घटाने पर मिलते हैं। कार्बन प्राइसिंग CP के संबंध में प्रमुख प्रावधान। वैश्विक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 COP21 UNFCCC। यह अनुच्छेद सहयोगात्मक कार्बन मूल्य निर्धारण पद्धतियों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार प्रदान करता है। UNFCCC ने बाकू अजरबैजान में अनुच्छेद 6.2 सहयोगात्मक उपाय और अनुच्छेद 6.4 पेरिस समझौते का क्रेडिट तंत्र के लिए अंतिम नियमों को अपनाया। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। यह आयातित उत्पादों से होने वाले उत्सर्जन पर सीमा पर कार्बन मूल्य लागू करता है। उदाहरण यूरोपीय संघ EU का CBAM। भारत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। यह योजना 2 तरह के तंत्रों का प्रावधान करती है।
अनुपालन तंत्र यह उन बाध्य संस्थाओं के लिए है जो जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता में कमी संबंधी निर्धारित मानदंडों का पालन करके कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र सीसीसीएस अर्जित करती हैं। ऑफसेट तंत्र यह गैर बाध्य संस्थाओं के लिए है जो ऐसी परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं जो उत्सर्जन में कमी या उसे समाप्त कर सकती हैं और इसके बदले में सीसीसीएस अर्जित कर सकती हैं। क्वेश्चन 5.6.3 State and Trends of Carbon Pricing 2025 State and Trends of Carbon Pricing 2025 विश्व बैंक समूह द्वारा स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 5.6.4 एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। सबसे गर्म वर्ष साल 2024 एशिया का अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा या दुनिया का दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा, जिसमें तापमान 1991-2020 के औसत से 1.04 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। ताप वृद्धि की दर अधिक होना एशिया की ताप वृद्धि दर वैश्विक औसत से दोगुनी है। ग्लेशियर का पिघलना कम बर्फबारी और अत्यधिक गर्मी के कारण मध्य हिमालय और तिब्बत क्षेत्र में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। रिकॉर्ड समुद्री तापमान समुद्री सतही जल में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। समुद्री जल के तापमान में क्षेत्रीय वृद्धि दर वैश्विक औसत ताप वृद्धि दर से लगभग दोगुनी है। 5.6.5 ग्रीन इंडिया मिशन नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन GIM के संशोधित मिशन दस्तावेज जारी किए गए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय OEF और CC ने 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर ग्रीन इंडिया मिशन से संबंधित नए डॉक्यूमेंट जारी किए। ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में शुरुआत ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2011 में हुई थी। यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के 8 मिशनों में शामिल है। उद्देश्य तारांकन वन गैर वन क्षेत्रों में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करना। मिशन के तहत 24 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना, इसमें वायुमंडल से कार्बन का अवशोषण और भंडारण भी शामिल है। 2030 तक अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO_2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। ग्रीन इंडिया मिशन के 3 उप मिशन 1. वन क्षेत्र की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार 2. वन वृक्ष आवरण बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली 3. वनों पर निर्भर समुदायों की आय और आय स्रोतों को बढ़ाना। वित्त पोषण आंशिक वित्त पोषण मिशन के लिए आवंटित राशि से और शेष वित्त पोषण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनारोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा से प्राप्त होगा। क्रियान्वयन अवधि 10 वर्ष 2021 से 2030 तक। क्रियान्वयन एजेंसी यह मिशन बॉटम अप मॉडल पर आधारित है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियां JFMCS इस मिशन की प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियां हैं। क्वेश्चन 5.6.4 एशिया में जलवायु की स्थिति 2000 ग्रीन इंडिया मिशन की प्रमुख रणनीतियां। ये रणनीतियां भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रतिबद्धता से जुड़ी हैं। सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र पद्धति को अपनाना। यह मिशन असम, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत के शुष्क क्षेत्र, मैंग्रोव और भारतीय हिमालयी क्षेत्र IHR जैसे अति नाजुक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी, नेट जीरो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR गतिविधियों का उपयोग पारिस्थितिकी क्षेत्र की परियोजनाओं या ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने में किया जाएगा। कार्बन मार्केट का लाभ उठाना, वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्र से अर्जित कार्बन क्रेडिट को स्वैच्छिक कार्बन बाजार में बेचने का बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन इंडिया फोर्स प्रशिक्षित युवाओं का एक कैडर गठित किया जाएगा जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन, रखरखाव एवं गतिविधियों की निगरानी में सहायता करेगा। 5.6.6 ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025 जारी किया गया। ग्लोबल ड्राउट आउटलुक 2025 रिलीज्ड। यह रिपोर्ट आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ने जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। सूखे की गंभीरता में वृद्धि। दुनिया का लगभग 40% भूमि क्षेत्र सूखे की बार-बार और गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। गंभीर सूखे के कुछ हालिया उदाहरणों में 2022 का यूरोप में पड़ा सूखा, 2021 का कैलिफोर्निया सूखा और हॉर्न ऑफ अफ्रीका
विशेष रूप से सोमालिया में सूखा शामिल है। आर्थिक प्रभाव। सूखे की औसत अवधि में आर्थिक हानि हर साल 3% से 7.5% तक बढ़ रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जल से जुड़ी समस्याओं के कारण जलविद्युत ऊर्जा संयंत्रों का संचालन बाधित हो सकता है। अंतर्देशीय नदी परिवहन प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हाल ही में पनामा नहर में सूखे के कारण समस्याएं हुई थीं। फसल की पैदावार में 22% तक गिरावट आ सकती है। पारिस्थितिक प्रभाव। मृदा की नमी में गिरावट। 1980 के बाद से वैश्विक भूमि के 37% हिस्से में मृदा की नमी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। भूजल स्तर में गिरावट। पूरी दुनिया में भूजल स्तर नीचे जा रहा है और 62% निगरानी किए गए जलभृतों एक्विफर्स में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अन्य प्रभाव। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 2021 के अनुसार सभी आपदाओं में होने वाली मौतों में से 34% मौतें सूखे की वजह से होती हैं। इसके अलावा सूखा गरीबी, असमानता और लोगों के पलायन की समस्याओं को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। क्वेश्चन। ग्रीन इंडिया मिशन की प्रमुख रणनीतियां। ये रणनीतियां भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रतिबद्धता से जुड़ी हैं। सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र पद्धति को अपनाना। यह मिशन असम, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत के शुष्क क्षेत्र, मैंग्रोव और भारतीय हिमालयी क्षेत्र IHR जैसे अति नाजुक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी। नेट जीरो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR गतिविधियों का उपयोग पारिस्थितिकी क्षेत्र की परियोजनाओं या ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने में किया जाएगा। कार्बन मार्केट का लाभ उठाना। वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्र से अर्जित कार्बन क्रेडिट को स्वैच्छिक कार्बन बाजार में बेचने का बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन इंडिया फोर्स। प्रशिक्षित युवाओं का एक कैडर गठित किया जाएगा जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन, रखरखाव एवं गतिविधियों की निगरानी में सहायता करेगा। 5.6.7 ओशन डार्कनिंग से वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा। ग्लोबल ओशन डार्कनिंग थ्रेटन्स अंडरवाटर इकोसिस्टम्स। यूनाइटेड किंगडम के एक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन से पता चला है कि 2003 से 2022 के बीच वैश्विक महासागर का 21% हिस्सा ओशन डार्कनिंग से प्रभावित हो गया है। यह घटना खासतौर पर आर्कटिक, अंटार्कटिक और गल्फ स्ट्रीम क्षेत्रों में हुई है। ओशन डार्कनिंग क्या है? ग्लोबल ओशन डार्कनिंग या समुद्र के अंधकारमय होने का अर्थ है कि वैश्विक महासागरों में सूर्य का प्रकाश कम गहराई तक पहुंच पा रहा है। इससे फोटिक जोन, सूर्य के प्रकाश से युक्त क्षेत्र, सिकुड़ता जा रहा है। फोटिक जोन समुद्री सतह की एक परत होती है। ये लगभग 200 मीटर गहरी होती है। इसमें कुल समुद्री जीवन का लगभग 90% हिस्सा पाया जाता है। अध्ययन के अनुसार ये अंधकार संभवतः फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, सूक्ष्म समुद्री जीवों की अधिकता के कारण पारिस्थितिकी बदलाव की वजह से हो सकता है। ओशन डार्कनिंग के लिए जिम्मेदार कारक। तटीय महासागरों में कृषिज अपवाह, भारी वर्षा आदि की वजह से तटों के पास पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थों और तलछट का जमाव हो जाता है। ये पदार्थ बहकर समुद्र में चले जाते हैं और सूर्य के प्रकाश को निचली परतों तक जाने से रोकते हैं। खुले महासागरों में समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से शैवाल प्रस्फुटन की घटनाएं बढ़ती हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल के परिसंचरण में बदलाव भी खुले महासागरों में ओशन डार्कनिंग को बढ़ाता है। ओशन डार्कनिंग का प्रभाव। समुद्री पारिस्थितिकी और उत्पादकता। ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर प्रक्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन और विकास को प्रभावित करता है। इसके कारण महासागरों की उत्पादकता में गिरावट आती है। मत्स्य उद्योग। ओशन डार्कनिंग के कारण मछलियों का पर्यावास सिकुड़ रहा है, जिससे उनका प्रजनन प्रभावित होता है और मछलियों की संख्या घटती है। जलवायु का विनियमन। महासागरों में कार्बन का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्पादन बाधित होता है, जिससे जलवायु विनियमन प्रभावित होता है। 5.6.8 ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCS चैलेंज। ब्लू नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDC चैलेंज। ब्राजील और फ्रांस ने ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCS चैलेंज लॉन्च किया। ब्राजील और फ्रांस के अलावा 6 अन्य देश पहले ही इस पहल में शामिल हो चुके हैं। ये 6 देश हैं माइनस ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको, पलाऊ और सेशल्स। इस प्रकार ये आरंभिक 8 देशों का समूह बन गया है। ब्लू NDC चैलेंज के बारे में।
यह सभी देशों से COP30 से पहले महासागरों को अपने NDCS राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के केंद्र में रखने का आह्वान करता है। इस पहल को ओशन कंजर्वेंसी, द ओशन एंड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म तथा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के ओशन रेजिलियंस एंड क्लाइमेट अलायंस द्वारा समर्थन प्राप्त है। जलवायु संकट से निपटने में महासागर की भूमिका। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। महासागर पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक में से एक हैं। ये वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 30% अवशोषित करते हैं। मैंग्रोव और समुद्री घास जैसे तटीय पारितंत्र स्थलीय वनों की तुलना में 4 गुना अधिक दर से कार्बन अवशोषित करते हैं। ताप विनियमन। महासागर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी का लगभग 90% हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा। अपतटीय पवन ऊर्जा में वैश्विक विद्युत की 1/3 से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। क्वेश्चन 5. महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए वैश्विक पहलें। समुद्री संरक्षित क्षेत्र OMPAS-2 ये महासागरों के लिए संरक्षित क्षेत्र होते हैं। यहां समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक 2021-2030। इसका उद्देश्य महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ रही गिरावट को रोकने के लिए महासागर विज्ञान को प्रोत्साहित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पहले मिशन MISH-TI, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम, डीप ओशन मिशन आदि। 5.6.9 तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस UNOC3। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 नीस ओशन एक्शन प्लान अपनाने के साथ संपन्न हुआ। UNOC3 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में किया गया। यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। एक्शन प्लान के मुख्य बिंदु। एक वैश्विक रोड मैप अपनाया गया जिसका उद्देश्य SDG 14 की प्राप्ति को समर्थन देना है। SDG 14 का उद्देश्य महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। एक्शन प्लान में यह स्वीकार किया गया कि SDG 14 को सभी सतत विकास लक्ष्यों में सबसे कम वित्तीय सहायता मिल रही है। प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। महासागरों और उन पर निर्भर तटीय समुदायों पर जलवायु परिवर्तन और महासागरीय अम्लीकरण के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक समन्वित कार्रवाई अपनाने की मांग की गई। 5.6.10 राजस्थान में नए रामसर स्थल, न्यू रामसार साइट्स इन राजस्थान। भारत की 2 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया। राजस्थान की बीछन और मैनार आर्द्रभूमियों को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई। विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के नेतृत्व में मनाया जाता है। वर्ष 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2 नई आर्द्रभूमियों के शामिल होने के साथ ही राजस्थान में रामसर साइट्स की कुल संख्या 4 हो गई है। राजस्थान की 2 अन्य रामसर साइट्स हैं सांभर सॉल्ट लेक और भरतपुर स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। 2 नए रामसर साइट्स के बारे में। बीछन आर्द्रभूमि। अवस्थिति उत्तरी थार रेगिस्तान, फलोदी जिला, राजस्थान। इसमें 2 जल निकाय, राकड़ी नदी और विजयसागर तालाब, नदी तटीय पर्यावास एवं झाड़ीदार भूमि शामिल हैं। इस स्थल पर शीतकाल में बड़ी संख्या में प्रवासी घोंघेल्स क्रेन, डेमोइसल क्रेन आते हैं। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। अवस्थिति मेनार और खेड़ोदा गांव, उदयपुर जिला, राजस्थान। यह 3 तालाबों, ब्रह्म तालाब, ढांड तालाब और खेड़ोदा तालाब से बना ताजे जल का मानवीय आर्द्रभूमि परिसर है। क्वेश्चन महासागरीय पारिस्थितिकी। यहां पाए जाने वाली कुछ प्रमुख पक्षी प्रजातियों में निकोलसन ग्राउंड चैट, पूंछ वाला नील, जिप्स बेंगलेंसिस और लाना बिल्ड बबलर, जिप्स इंडिका हैं। यहां 70 से अधिक पौध प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें ब्रह्म तालाब के आसपास आम के पेड़ मैंगिफेरा इंडिका शामिल हैं। इस पेड़ पर बड़ी संख्या में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस जाइगेंटियस प्रजाति रहती है। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन। उत्पत्ति यह अभिसमय 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। ये 1975 में लागू हुआ था। परिचय ये एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं उनके सतत उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। मानदंड
किसी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित करने के लिए उसे निर्धारित 9 मानदंडों में से कम एक मानदंड को पूरा करना होता है। सचिवालय। यह ग्लैंड स्विट्जरलैंड IUCN के मुख्यालय में स्थित है। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर अभिसमय का पक्षकार बना था। एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स भारत में हैं। रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है। 5.6.11 ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य, ग्रेटर फ्लेमिंगो सैंक्चुअरी। तमिलनाडु ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य हजारों प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल संरक्षित करना है। ग्रेटर फ्लेमिंगो फिनिकॉप्टरस रोसियस के बारे में। IUCN स्थिति, लीस्ट कंसर्न। वितरण, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, भारत और दक्षिणी यूरोप। पर्यावास, यह प्रजाति उथली लवणीय या खारी आर्द्रभूमि में प्रजनन करती है। विशेषताएं, जब ग्रेटर फ्लेमिंगो का प्रजनन का मौसम नहीं होता तब ये पक्षी दूर दूर तक यात्रा करता है। हालांकि ये फिलोपैट्रिक है, यानी बार बार उसी स्थान पर लौटता है जहां उसके आसपास ही रहता है और जहां इसे प्रजनन करना होता है। गुजरात में विशाल कच्छ का रण, कच्छ मस्तक निवासी वन्यजीव अभयारण्य एक अनूठा संरक्षित क्षेत्र है जो दक्षिण एशिया में ग्रेटर फ्लेमिंगो का एकमात्र प्रजनन स्थल है। यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लेमिंगो सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। 5.6.12 IBAT अलायंस। IBAT अलायंस ने 2023 से 2024 तक जैव विविधता डेटा में अपना निवेश दोगुना कर दिया है। यह बढ़ा हुआ निवेश 3 प्रमुख वैश्विक जैव विविधता डेटा सेट का समर्थन करेगा। 1. संरक्षित क्षेत्रों का विश्व डेटाबेस। 2. IUCN रेड लिस्ट। 3. प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों का वैश्विक डेटाबेस। IBAT अलायंस के बारे में। मुख्यालय, यूनाइटेड किंगडम। स्थापना, 2008। यह दुनिया के 4 सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली संरक्षण संगठनों का एक गठबंधन है। थॉट, ये 4 संगठन हैं: वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र UNEPWCMC। मिशन, संगठनों को जैव विविधता से संबंधित जोखिमों पर कार्य करने में मदद करने के लिए डेटा, उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करना। 5.6.13 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा की अध्यक्षता की। साथ ही IBCA के महानिदेशक की नियुक्ति भी की गई। यह सभा IBCA की सर्वोच्च निर्णय निर्माणकारी संस्था है। इसकी प्रत्येक 2 वर्षों में कम से कम एक बार बैठक आयोजित होती है। IBCA के बारे में। यह कई देशों और कई एजेंसियों का एक समूह, गठबंधन है। इसमें 95 ऐसे देश शामिल हैं जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं और कुछ ऐसे देश भी हैं जो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखते हैं। इन बड़ी बिल्लियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं। उत्पत्ति, IBCA को भारत के प्रधानमंत्री ने 2023 में लॉन्च किया था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। मुख्य उद्देश्य, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण हेतु सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए एक समर्पित मंच की स्थापना करना तथा सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देना। संस्थापक सदस्य 16 देश: आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इजराइल, भारत, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा। भारत इसका मेजबान देश है और यहीं इसका सचिवालय भी है। बिग कैट्स की 7 प्रजातियों की संरक्षण स्थिति। बिग कैट्स प्रजातियां। IUCN स्थिति। साइटेस दर्जा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस। एंडेंजर्ड। परिशिष्ट I। अनुसूची I। शेर, पैंथेरा लियो। वल्नरेबल। परिशिष्ट I। अनुसूची I। तेंदुआ, पैंथेरा पार्डस। वल्नरेबल। परिशिष्ट I। अनुसूची I। हिम तेंदुआ, पैंथेरा अंसिया। वल्नरेबल। परिशिष्ट I। अनुसूची I। चीता, एसिनोनिक्स जुबेटस। वल्नरेबल। परिशिष्ट I। अनुसूची I। जगुआर, पैंथेरा ओंका। नियर थ्रेटेंड।
परिशिष्ट आय, भारत में नहीं पाई जाती। प्यूमा, प्यूमा कॉनकोलर। लीस्ट कंसर्न, परिशिष्ट आय, भारत में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन 5.6.14 राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत संशोधित दिशा निर्देश, रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत वेस्ट टू एनर्जी तथा बायोमास घटकों से जुड़े दिशा निर्देशों को अपडेट किया है। जैव ऊर्जा क्या है? बायो एनर्जी एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है जो बायोमास ईंधन को जलाकर प्राप्त की जाती है। ये बायोमास ईंधन खेतों से निकलने वाले अवशेषों, फसलों, घरों से निकलने वाले जैविक कचरे जैसे जैविक पदार्थों से बनता है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम क्या है? शुरुआत 2022। क्रियान्वयन, इस योजना को 2 चरणों में लागू किया जा रहा है, जिसके लिए कुल 1715 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। पहला चरण वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक चलेगा। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अतिरिक्त बायोमास जैविक अपशिष्ट का बिजली बनाने के लिए उपयोग करना है। इससे ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त आय भी मिल सकेगी। केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA, सरकार परियोजना विकासकर्ताओं को आर्थिक सहायता CFA प्रदान करेगी जो प्रोजेक्ट की विशेषताओं पर आधारित होगी। विशेष वर्गों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों, SC/ST लाभार्थियों आदि को 20% अधिक CFA दी जाएगी। इस कार्यक्रम के 3 प्रमुख घटक। वेस्ट टू एनर्जी कार्यक्रम, यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट अवशेषों से बायोगैस, बायो-CNG, बिजली या सिंथेसिस गैस बनाने वाली परियोजनाओं को समर्थन देता है। बायोमास कार्यक्रम, यह योजना बायोमास ब्रिकेट, पैलेट बनाने वाले संयंत्रों और बायोमास गैर खाद्य आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं को सहायता देती है। बायोगैस कार्यक्रम, इस घटक के तहत स्वच्छ ईंधन, कुकिंग गैस, छोटे बिजली उपकरणों को ऊर्जा, स्वच्छता में सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाता है। बायोगैस में लगभग 95% मीथेन CH_4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 होती है। इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन ऑफ N_2, हाइड्रोजन ऑफ H_2, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑफ H_2S- और ऑक्सीजन ऑफ O_2 भी पाई जाती है। संशोधित दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं। वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, सरलीकृत प्रक्रियाएं जैसे कि MSMEs और उद्योगों को आसानी से अनुमोदन देना। CFA, आर्थिक सहायता वितरण में सुधार, अब 2 चरणों में आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहला चरण 50%, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति और बैंक गारंटी के साथ कुल CFA का 50% जारी किया जाएगा। शेष राशि जब 80% क्षमता पूरी हो जाए या निश्चित अधिकतम सीमा तक पहुंच जाए, जो भी कम हो। अन्य सुधार, निरीक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, लोनशील और प्रदर्शन आधारित फंडिंग दी जाएगी आदि। बायोमास प्रोग्राम, सरलीकृत प्रक्रियाएं जैसे कि ब्रिकेट, पैलेट बनाने वाले संयंत्रों के लिए अब क्लियरेंस दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। तकनीकी एकीकरण, उदाहरण के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित निगरानी प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। पराली जलाने से संबंधित सहायता, NCR और आसपास के राज्यों में पैलेट बनाने वाले उत्पादक अब MNRE या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की योजनाओं में से किसी एक को चुन सकते हैं। अन्य प्रावधान, लचीली बाजार पहुंच, प्रदर्शन आधारित सब्सिडी आदि की सुविधा दी गई है। नोट, जैव ईंधन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मार्च 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.1 देखें। क्वेश्चन 5.6.15 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025। विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 जारी किया। मुख्य तथ्य, इस इंडेक्स में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे का स्थान रहा। भारत की रैंक 2024 में 63 थी, जो 2025 में गिरकर 71 हो गई है। ETI के बारे में, ये इंडेक्स दिखाता है कि कोई देश पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में कितनी प्रगति कर रहा है। इस इंडेक्स में 2 मुख्य बातें देखी जाती हैं। 1. सिस्टम प्रदर्शन जैसे माइनस ऊर्जा सुरक्षा, समानता और पर्यावरणीय स्थिरता। 2. ट्रांजिशन के लिए तैयारी जैसे माइनस नियम, आधारभूत ढांचा, निवेश आदि। यह सूचकांक कुल 43 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है।
साथ ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके देशों को 0 से 100 अंकों के बीच स्कोर दिया जाता है। 5.6.16 थर्स्ट वेव। शोधकर्ताओं ने एटमॉस्फेरिक थर्स्ट की तीव्रता का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द थर्स्ट वेव गढ़ा है। थर्स्ट वेव क्या है? थर्स्ट वेव वो स्थिति होती है जब कम से कम लगातार 3 दिनों तक वाष्पीकरण की मांग उस अवधि के लिए अपने 90वें प्रतिशतक से अधिक हो जाती है। वाष्पीकरणीय मांग इस बात की माप है कि वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण करने की कितनी क्षमता मौजूद है। तापमान, पवन की गति, आर्द्रता और धूप सहित कई कारकों का संयोजन वाष्पीकरणीय मांग को बढ़ाता है। इन थर्स्ट वेव का अध्ययन किसानों को अपने जल संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद कर सकता है। क्वेश्चन 5.6.15 एनर्जी ट्रांजिशन। 5.6.17 सल्खन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। सालखन फॉसिल पार्क एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इसका आधिकारिक नाम सोनभद्र फॉसिल्स पार्क है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। IUCN के 2020 के जीवन के विकास एवोल्यूशन ऑफ लाइफ से जुड़े दिशा निर्देशों के अनुसार यह पार्क जियो हेरिटेज साइट की श्रेणी में आता है। साथ ही ये पार्क यूनेस्को के 2021 के पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास से जुड़े मानकों पर भी खरा उतरता है। सल्खन फॉसिल पार्क के बारे में, यह कैमूर पहाड़ियों, जो विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा हैं, में स्थित है और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पास है। ये दुनिया के सबसे पुराने और अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म स्थलों में से एक है। यहाँ के जीवाश्म लगभग 1.4 बिलियन 140 करोड़ वर्ष पुराने हैं। इस स्थल पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में स्ट्रोमेटोलाइट शामिल हैं, जो साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल के समूहों द्वारा बनाए जाते हैं। ये जीवाश्म संरचनाएं उस महान ऑक्सीकरण घटना, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट का रिकॉर्ड रखती हैं, जब पहली बार पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन संचित होना शुरू हुई थी। सल्खन फॉसिल पार्क का महत्व। प्राचीन वातावरण को समझने में सहायक, इस पार्क में विभिन्न प्रकार के स्ट्रोमेटोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे गुम्दाकार, डोमल, स्तंभाकार, कॉलमनर और परतदार स्ट्रैटिफॉर्म। ये प्राचीन समय में जल की गहराई, तलछट, सेडिमेंटेशन और तरंगों की गतिविधियों में हुए बदलावों को दर्शाते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल की जानकारी देता है। यह स्थल वर्ल्ड हेरिटेज फॉसिल्स रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण रिक्त स्थान को भरता है, क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन युग को प्रदर्शित करता है। यह पृथ्वी के इतिहास के 85% हिस्से को कवर करता है, जिसे अब तक दुनिया भर में बहुत कम वर्णित किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बाय स्मारक। विश्व धरोहर स्थल बाय स्मारक वे स्थान बाय स्मारक होते हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा उनके अतिविशिष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता दी जाती है। परिचय। इन स्थलों बाय स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है। इसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण अभिसमय, विश्व धरोहर अभिसमय कहा जाता है। ये 3 श्रेणियों में होते हैं। 1. सांस्कृतिक धरोहर, 2. प्राकृतिक धरोहर, 3. मिश्रित धरोहर। पक्षकार देश 196 देशों ने इस अभिसमय की अभिपुष्टि की है। 5.6.18 हाल के ज्वालामुखी विस्फोट, रीसेंट वॉल्कैनिक इरप्शंस। ज्वालामुखी माउंट एटना। विशेषताएं। अवस्थिति, सिसिली द्वीप, इटली। यह भूमध्य सागर के द्वीपों में सबसे ऊंचा पर्वत है। यह दुनिया का सबसे सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो है। यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। क्वेश्चन 5. हाल के ज्वालामुखी विस्फोट, रीसेंट वॉल्कैनिक इरप्शंस। माउंट लेवोटोबी लाकी। स्थान। यह इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर अवस्थित है। भौगोलिक अवस्थिति। यह ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। किलाउआ ज्वालामुखी। अवस्थिति। यह अमेरिका स्थित हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। ये दोनों शील्ड ज्वालामुखी हैं। क्वेश्चन। हाल के ज्वालामुखी विस्फोट, रीसेंट वॉल्सरल इरप्शंस। माउंट लेवोटोबी लाकी। स्थान। यह 6. सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज। 6.1 सांस्कृतिक विनियोग, कल्चरल अप्रोप्रिएशन। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में इटालवी लग्जरी ब्रांड प्राडा पर भारत की पारंपरिक भौगोलिक संकेतक OGI टैग वाली कोल्हापुरी चप्पलों से मिलती जुलती फ्लैट लेदर सैंडल बेचने के लिए सांस्कृतिक विनियोग का आरोप लगाया गया।
सांस्कृतिक विनियोग क्या है? सांस्कृतिक विनियोग का अर्थ एक संस्कृति के तत्वों को दूसरी संस्कृति के लोगों द्वारा अपनाने से है। विशेष रूप से ये तब कहा जाता है जब कोई प्रभावशाली समूह किसी हाशिए पर मौजूद संस्कृति के पहलुओं को इस तरह अपनाता है जिसे अनादरपूर्ण या शोषणकारी माना जाता है, अर्थात उनका मूल अर्थ नष्ट हो जाता है या उनके महत्व का अनादर होता है। बहुसंख्यक समूह के सदस्यों का अल्पसंख्यक समूह की संस्कृति से आर्थिक या सामाजिक रूप से लाभ कमाना सांस्कृतिक विनियोग कहलाता है। अन्य उदाहरण, अमेरिकी ब्रांड स्टारबक्स का गोल्डन लाटे या गोल्डन मिल्क भारतीय आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हल्दी दूध टर्मरिक मिल्क के समान है। इतालवी ब्रांड गुच्ची द्वारा फूलों की कढ़ाई वाला ऊनी लिनन कफ्तान बेचना जो भारतीय कुर्ते जैसा दिखाई देता है। सांस्कृतिक विनियोग के लिए जिम्मेदार कारक, संरक्षण तंत्र का अभाव। वर्तमान में मौजूद बौद्धिक संपदा आईपी प्रणालियां जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट व्यक्तिगत नवाचार के लिए डिजाइन की गई हैं, न कि सामुदायिक विरासत के संरक्षण के लिए। जीआई टैग से संबंधित मुद्दे। जीआई अधिकार मुख्य रूप से क्षेत्रीय प्रकृति के होते हैं। इससे परिणाम स्वरूप ये उस देश या क्षेत्र तक सीमित हो जाते हैं जहां उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में कोई स्वतंत्र वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय जीआई अधिकार मौजूद नहीं है। किसी अन्य देश में जीआई के उल्लंघन के मामले में प्रभावित पक्ष उस देश के बौद्धिक संपदा आईपी कानूनों पर निर्भर करते हैं, यदि उन देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते। हालिया मामले में कोल्हापुरी चप्पल जीआई टैग के अधिकार धारकों को इटालवी कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है। डिजिटल मार्केटप्लेस की बाधाएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सांस्कृतिक विनियोग के आरोप लगने के बाद ही कोई कदम उठाते हैं, जबकि पुनर्विक्रय बाजार और डिजिटल पुनरुत्पादन बड़े पैमाने पर अनियंत्रित बने हुए हैं। प्रवर्तन और जागरूकता का अभाव। महाराष्ट्र में 10,000 से अधिक परिवार पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल बनाते हैं, लेकिन जीआई फ्रेमवर्क के तहत केवल 95 व्यक्ति ही आधिकारिक तौर पर अधिकृत जीआई उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं। सांस्कृतिक विनियोग में शामिल नैतिक आयाम। कांत के नैतिकता के सिद्धांत कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का उल्लंघन। सहमति के बिना सांस्कृतिक तत्वों का विनियोग समुदायों को केवल साधन लाभ के एक साधन के रूप में मानता है, न कि अपने आप में एक साध्य के रूप में। कोल्हापुरी चप्पल के बारे में। उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में बीदर के राजा बिज्जल कलचुरी राजवंश और उनके प्रधानमंत्री बसवेश्वर के शासनकाल से मानी जाती है। विशेषताएं। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के स्थानीय समुदाय द्वारा हस्तनिर्मित चमड़े की सैंडल है। ये सैंडल अपनी विशिष्ट गुंथी हुई चमड़े की पट्टियों, जटिल नक्काशी, टिकाऊ बनावट और पारंपरिक शिल्प कौशल के लिए जानी जाती हैं। उत्पादन की विधि। इन्हें पूरी तरह हाथ से और विशेष रूप से वेग टैन डिजिटेड लेदर से बनाया जाता है। साथ ही केवल वनस्पति हाइड का उपयोग किया जाता है। जीआई टैग। इसे भारत के भौगोलिक संकेतक, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत 2019 में जीआई टैग प्रदान किया गया। क्वेश्चन 6। सामाजिक मुद्दे सोशल इश्यूज। 6.1 सांस्कृतिक विनियोग कल्चरल अप्रोप्रिएशन। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में इटालवी लग्जरी ब्रांड प्राडा पर भारत की पारंपरिक भौगोलिक संकेतक ओजीआई टैग वाली कोल्हापुरी चप्पलों से मिलती जुलती फ्लैट लेदर सैंडल बेचने के लिए सांस्कृतिक विनियोग का आरोप लगाया गया। सांस्कृतिक विनियोग क्या है? सांस्कृतिक विनियोग का अर्थ एक संस्कृति के तत्वों को दूसरी संस्कृति के लोगों द्वारा अपनाने से है। विशेष रूप से ये तब कहा जाता है जब कोई प्रभावशाली समूह किसी हाशिए पर मौजूद संस्कृति के पहलुओं को इस तरह अपनाता है जिसे अनादरपूर्ण या शोषणकारी माना जाता है, अर्थात उनका मूल अर्थ न। उपयोगितावाद। कंपनियों के लिए अल्पकालिक लाभ हाशिए पर मौजूद समुदायों की सांस्कृतिक गरिमा, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाते हैं। कारीगरों की आजीविका का क्षरण। सांस्कृतिक विनियोग अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच का उल्लंघन करता है। इससे कारीगरों और सांस्कृतिक समुदायों को स्वतंत्रता, गरिमा एवं आर्थिक अवसरों से वंचित किया जाता है। वैश्वीकरण ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को कैसे प्रभावित किया है? सकारात्मक प्रभाव। सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र जैसे सितार और तबले का पश्चिमी पॉप व फ्यूजन संगीत में उपयोग किया जाता है। वैश्विक पहचान। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और शास्त्रीय संगीत जैसी भारतीय कला शैलियों ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है। नकारात्मक प्रभाव। संस्कृति का समरूपीकरण, होमोजेनाइजेशन। नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम जैसे वैश्विक मनोरंजन प्लेटफॉर्म युवा संस्कृति को आकार दे रहे हैं।
अक्सर इससे स्थानीय कलाओं और लोक कथाओं को नुकसान होता है। सांस्कृतिक शरण, पश्चिमी परिधान तेजी से साड़ी और धोती कुर्ता जैसे पारंपरिक भारतीय परिधानों की जगह ले रहे हैं। निष्कर्ष: प्राडा के कोल्हापुरी चप्पल विवाद में देखा गया सांस्कृतिक विनियोग, हाशिए पर मौजूद समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और कारीगरों की आजीविका को संरक्षित करने के लिए मजबूत वैश्विक बौद्धिक संपदा सुरक्षा एवं नैतिक प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करता है। 6.2 टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स डिजिटल इंडिया में सांस्कृतिक पूंजी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स रीडिफाइनिंग कल्चरल कैपिटल इन डिजिटल इंडिया। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में टियर 2 और टियर 3 शहरों के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स यानी छोटे कस्बों और क्षेत्रीय शहरों से आने वाले कंटेंट क्रिएटर्स का उदय हुआ है। इनका भारत में डिजिटल प्रभाव और सांस्कृतिक पूंजी की गतिशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सांस्कृतिक पूंजी क्या है? पियरे बोर्दियू के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी गैर आर्थिक संपत्ति को संदर्भित करती है, जैसे शिक्षा, भाषा और सांस्कृतिक ज्ञान, जो सामाजिक गतिशीलता प्रदान करते हैं। भारत में पारंपरिक सांस्कृतिक पूंजी महानगरों का प्रभुत्व, दिल्ली और मुंबई जैसे शहर मीडिया, फैशन व मनोरंजन में सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को आकार देते हैं। भाषा पदानुक्रम, अंग्रेजी और उच्च जाति की बोलियां बौद्धिक व सृजनात्मक क्षेत्रों पर हावी हैं। कुलीन संस्थान, सांस्कृतिक मान्यता एफटीआई, एनएसडी, दूरदर्शन और देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं से जुड़ने से प्राप्त होती है। टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स का उदय। इसमें जयपुर, पटना, सूरत, गुवाहाटी जैसे शहरों के क्रिएटर्स शामिल हैं, जिनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। हालांकि इनकी पहचान मुख्य रूप से क्षेत्रीय है। प्लेटफॉर्म तक पहुंच, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि ने कंटेंट निर्माण को लोकतांत्रिक बना दिया है। टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स कैसे सांस्कृतिक पूंजी को पुनः परिभाषित कर रहे हैं? रुचि और प्रभाव का विकेंद्रीकरण। जो प्रतिष्ठा पहले केवल शहरी जीवन शैली की परिष्कृत पहचान मानी जाती थी, अब उन्हें ग्रामीण और क्षेत्रीय संस्कृतियों से जुड़ी नई पहचान और मान्यता मिल रही है। उदाहरण: किरण ढेकला जैसे गांव आधारित क्रिएटर्स बड़े पैमाने पर ट्रेंड बना रहे हैं। सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थानीय भाषा। IAMAI के आंकड़ों के अनुसार 50% से अधिक शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ता क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट का उपयोग करना पसंद करते हैं। शेयर चैट, भारत फर्स्ट ऐप जैसे प्लेटफॉर्म 15 भाषाओं में 180 मिलियन से अधिक मासिक उपयोगकर्ताओं का दावा करते हैं। भोजपुरी, हरियाणवी और मराठी में कंटेंट को लाखों व्यू मिलते हैं। लोक और स्थानीय परंपराओं का पुनरुत्थान। टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स लोक संगीत, पारंपरिक व्यंजनों और क्षेत्रीय अनुभवों को डिजिटल कंटेंट में एकीकृत करते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के मांगनियार संगीत को इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। विलेज कुकिंग चैनल, तमिलनाडु जैसे यूट्यूब चैनलों के 20 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। आकांक्षा का लोकतंत्रीकरण। सौरभ जोशी जैसे इन्फ्लुएंसर्स अपने सरल जीवन, परिवार और संबंधित गतिविधियों को प्रदर्शित करते हुए सफलता को परिष्करण की बजाय प्रामाणिकता के रूप में परिभाषित करते हैं। स्थानीय नायक, राष्ट्रीय प्रतीक। कई टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स युवाओं को अपनी मूल बोली में कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। निम्न वर्गीय अभिव्यक्तियों के लिए मंच। हाशिए पर रहे समुदायों, दलित, आदिवासी, ओबीसी आदि के क्रिएटर्स अपनी पहचान और जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने के लिए मंच प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए खबर लहरिया एक जमीनी ग्रामीण डिजिटल न्यूज़ रूम है जिसे पूरी तरह से दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। भारतीय समाज के लिए निहितार्थ। सांस्कृतिक लोकतंत्रीकरण। ये विविध प्रकार के सौंदर्य शास्त्र, रीति रिवाजों और प्रथाओं को वैधता प्रदान करते हैं जिन्हें कभी मुख्यधारा का हिस्सा नहीं माना जाता था। आर्थिक सशक्तिकरण। शेयरचैट और मोज पर लगभग 80% क्रिएटर्स टियर 2 व टियर 3 शहरों से हैं। ये माइक्रो ट्रांजैक्शन जैसे नए मुद्रीकरण मॉडल का उपयोग करके अपनी अधिकांश कमाई कर रहे हैं। बदलता राजनीतिक परिदृश्य। टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स चुनावों और नीतिगत चर्चाओं में डिजिटल ओपिनियन मेकर्स बन रहे हैं। राजनीतिक दल जनभावना, नौकरी, जाति और स्थानीय गौरव जैसे मुद्दों पर क्षेत्रीय युवाओं को संगठित करने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। शहरी ग्रामीण विभाजन को खत्म करना। ये एक साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा करते हैं जो स्थानीय गौरव को समाहित करती है। साथ ही ये ग्रामीण भारत को लेकर पिछड़ा या सांस्कृतिक रूप से हीन होने के रूढ़िवादी सोच को चुनौती देते हैं। चुनौतियां और नैतिक चिंताएं। डिजिटल डिवाइड। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पैठ अभी भी शहरी भारत से कम है। उपकरणों और प्रशिक्षण तक पहुंच की कमी के कारण कम आय वाले क्रिएटर्स अधिक गुणवत्तापूर्ण कंटेंट प्रस्तुत नहीं कर पाते। एल्गोरिदम पूर्वाग्रह। सोशल मीडिया एल्गोरिदम विलंबित या सनसनीखेज कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं।
बड़े व्यवसाय अभी भी ब्रांड साझेदारी के लिए बड़े शहरों के प्रसिद्ध क्रिएटर्स को प्राथमिकता देते हैं। रूढ़िवादिता और टोकनिज्म। ग्रामीण संस्कृति को कई बार वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने के बजाय अनोखी या विशेष रूप में दिखाया जाता है। ब्रांड्स अक्सर क्षेत्रीय पहचान को केवल दिखावे के लिए अपनाते हैं, पर उसके साथ वास्तविक जुड़ाव नहीं बनाते। संस्कृति का वस्तुकरण। स्थानीय अनुभवों या प्रथाओं को अक्सर वायरल होने के लिए अत्यधिक सरल बना दिया जाता है, जिससे सांस्कृतिक विकृति का जोखिम उत्पन्न होता है। क्वेश्चन: सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थानीय भाषा। IAMAI के आंकड़ों के अनुसार 50% से अधिक शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ता क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट का उपयोग करना पसंद करते हैं। शेयरचैट, भारत फर्स्ट ऐप जैसे प्लेटफॉर्म 15 भाषाओं में 180 मिलियन से अधिक मासिक उपयोगकर्ताओं का दावा करते हैं। भोजपुरी, हरियाणवी और मराठी में कंटेंट को लाखों व्यू मिलते हैं। लोक और स्थानीय परंपराओं का पुनरुत्थान। टीयर 2 इन्फ्लुएंसर्स लोक संगीत, पारंपरिक व्यंजनों और क्षेत्रीय अनुभवों को निष्कर्ष: जैसे जैसे डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे टीयर 2 इन्फ्लुएंसर्स स्थानीय भाषाओं को दृश्यता बनाकर, क्षेत्रों को प्रासंगिक बनाकर और निम्न वर्ग को सशक्त बनाकर एक अधिक समावेशी एवं लोकतांत्रिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सूत्रपात कर रहे हैं, जो अभिजात्यवाद पर प्रामाणिकता और एकरूपता पर विविधता को महत्व देती है। 6.3 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सुधार। इंप्रूवमेंट इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। सुर्खियों में क्यों? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय शिक्षा संस्थानों की संख्या और रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। जारीकर्ता: इसे लंदन स्थित वैश्विक उच्चतर शिक्षा विश्लेषण संस्था क्वाक्वेरेली साइमंड्स ऑन QS प्रतिवर्ष जारी करती है। 5 मूल्यांकन मानदंड, अलग अलग भारांक। शोध एवं नवाचार, रोजगारपरकता व आउटकम, वैश्विक सहयोगिता, लर्निंग अनुभव, सततता, संकेतक इंडिकेटर्स। इन मापदंडों को आगे 10 संकेतकों में बांटा गया है, जैसे अकादमिक प्रतिष्ठा आदि। इस वर्ष वैश्विक सहभागिता के तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्र विविधता नामक एक नया संकेतक भी इसमें शामिल किया गया है। रैंकिंग के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। 5 गुना वृद्धि। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की संस्थाओं की संख्या 2015 की रैंकिंग 11 से बढ़कर 2026 की रैंकिंग में 54 हो गई। इस रैंकिंग में अब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन के बाद चौथे स्थान पर सर्वाधिक संस्थान भारत के हैं। ये G20 देशों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रमुख नए जुड़ाव। इस साल 8 भारतीय विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल किए गए हैं, जो किसी भी अन्य देश से अधिक हैं। शीर्ष स्तरीय प्रदर्शन। 6 भारतीय संस्थान वैश्विक स्तर पर शीर्ष 250 संस्थानों में शामिल हैं। संस्थागत विविधता। इसमें सार्वजनिक और निजी संस्थान दोनों शामिल हैं। इनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान शामिल हैं। IIT का दबदबा। इसमें 12 IITs शामिल हुए हैं, जिनमें IIT दिल्ली वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर है। भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार क्यों हुआ? शैक्षणिक प्रदर्शन प्रतिष्ठा में सतत प्रगति। प्रति फैकल्टी साइटेशन मानदंड में 8 भारतीय विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं, जो जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बेहतर है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन। टॉप 100 संस्थानों में कई भारतीय संस्थान, विशेषकर इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संस्थान शामिल हैं। अवसंरचना का विकास। हाल ही में अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PMUSHA जैसी कई पहलें की गई हैं। क्वेश्चन: रोजगार क्षमता में सुधार। PM इंटर्नशिप योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS 2.0 पोर्टल जैसी पहलों से सुधार दर्ज किया गया है। सततता में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रभावी भूमिका। ज्ञान के आदान प्रदान तथा पर्यावरणीय शोध में भारतीय संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नीतिगत सुधार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च गुणवत्ता युक्त और समानता एवं समावेशन वाली उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देती है। भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग की व्यवस्था। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ये देश भर के संस्थानों को रैंक प्रदान करने की एक पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संचालन शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा। मानदंड शिक्षा, अधिगम व संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक प्रथाएं, स्नातक परिणाम, पहुंच व समावेशिता तथा धारणा। उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण
AISHE 2010-11 से जारी इस सर्वेक्षण में शिक्षक, छात्र नामांकन, पाठ्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, अवसंरचना आदि को कवर किया जाता है। संचालन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। उच्चतर शिक्षा में विद्यमान चुनौतियां। कम प्रत्यायन दर, एक्रेडिटेशन रेट। देश भर के 39% से भी कम विश्वविद्यालयों को प्रत्यायन प्राप्त है। इसका मुख्य कारण प्रत्यायन प्रक्रिया में शामिल उच्च लागत है। लक्ष्य से कम सकल नामांकन अनुपात जीआर, वर्तमान जीआर 28.4%, 2021-22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 50% के लक्ष्य 2035 तक से काफी कम है। अपर्याप्त अनुसंधान वित्त पोषण। अनुसंधान और विकास R&D पर सरकारी खर्च कम, GDP का लगभग 0.7% है। इससे उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEIS में कमजोर नवाचार परिणाम मिलते हैं। उद्यमिता और नवाचार कौशल में कमी, शिक्षा जगत एवं उद्योग के बीच संबंध न होने तथा सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण पर जोर न देने के कारण कार्यबल कौशल में एक महत्वपूर्ण अंतराल मौजूद है। अप्रचलित पाठ्यक्रम, विशेष रूप से AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोगों के मामलों में पाठ्यक्रम में अक्सर संशोधन एवं अद्यतन कम होता है। खंडित विनियामक फ्रेमवर्क, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों MERUS के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क की अनुपस्थिति का मुख्य कारण विविध विनियामक निकायों जैसे UGC, AICTE का मौजूद होना है। भारत में उच्चतर शिक्षा में सुधार के लिए आगे की राह। उद्योग अकादमिक सहयोग, तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज, टास्क जैसी साझेदारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही संयुक्त परियोजनाओं और उद्योग संबंध प्रकोष्ठों IRCS के माध्यम से विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग को मजबूत करना चाहिए। ऑफ कैंपस उच्च मांग वाली विशिष्टताओं में प्रवेश बढ़ाने के लिए श्रम बाजार पूर्वानुमान का उपयोग करता है। आवश्यकता आधारित शिक्षा। आंध्र प्रदेश ने जनवरी 2025 में भारत की पहली कौशल आधारित जनगणना आयोजित की थी, जिसमें कर्मियों की पहचान की गई थी और लक्षित तकनीकी शिक्षा प्रस्तुत की गई थी। विविध शैक्षणिक ब्रांड, अकादमिक संस्थानों को उन विषयों में भी निवेश बढ़ाना चाहिए जिनमें नामांकन कम है। साथ ही अंतर विषयक डिग्रियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM को सामाजिक विज्ञान और कला के साथ एकीकृत करके शिक्षा को अधिक संतुलित व समग्र बनाया जाना चाहिए। विनियामक संरेखण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित एकल विनियामक, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के माध्यम से सरल लेकिन कठोर विनियमन को लागू करना चाहिए। क्वेश्चन। रोजगार क्षमता में सुधार। PM इंटर्नशिप योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS 2.0 पोर्टल जैसी पहलों से सुधार दर्ज किया गया है। सततता में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रभावी भूमिका। ज्ञान के आदान प्रदान तथा पर्यावरणीय शोध में भारतीय संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नीतिगत सुधार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च गुणवत्ता युक्त और समानता एवं समावेशन वाली उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देती है। भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग की व्यवस्था। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ये देश भर के संस्थानों को रैंक प्रदान करने की एक पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संचालन शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा। मानदंड शिक्षा, अधिगम व संसाधन, अनुसंधान और संकाय की स्वायत्तता। गुजरात के स्किल 4 फ्यूचर कार्यक्रम की तरह उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए संकाय को स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। इससे महत्वपूर्ण कमियों को दूर किया जा सकेगा। वित्त पोषण में वृद्धि। केरल के मॉडल का पालन करते हुए सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। 6.4 मैनोस्फीयर। सुर्खियों में क्यों? UN वीमेन ने चेतावनी दी है कि मैनोस्फीयर के नाम से ज्ञात ऑनलाइन समुदायों का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क लैंगिक समानता के समक्ष एक गंभीर खतरा बनकर उभर रहा है। मैनोस्फीयर क्या है? मैनोस्फीयर एक व्यापक शब्दावली है जिसका अर्थ है ऑनलाइन समुदाय का एक ऐसा नेटवर्क जो पुरुषत्व, मैस्कुलिनिटी की संकीर्ण और आक्रामक परिभाषा को बढ़ावा देता है। यह समुदाय ये झूठा दावा करता है कि नारीवाद, फेमिनिज्म और लैंगिक समानता ने पुरुषों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है। इनकी सोच में पुरुष का मूल्य उसके भावनात्मक नियंत्रण, आर्थिक सामर्थ्य, शारीरिक आकृति और महिलाओं पर नियंत्रण की क्षमता से आंका जाता है। ये सोच महिलाओं के प्रति घृणा, मिसोजिनी और नारीवाद विरोधी विचारों पर आधारित है। मैनोस्फीयर डिजिटल प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल नफरत फैलाने, महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण सोच फैलाने और लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने के लिए करता है। मैनोस्फीयर के बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारक। इंटरनेट तक बढ़ती पहुंच।
हमने सोशल मीडिया और विभिन्न मैनोस्फीयर इन्फ्लुएंसर्स तक ऑनलाइन पहुंच को सक्षम बनाया है। कुल इंटरनेट सब्सक्राइबरों की संख्या 2014 में 251 मिलियन से बढ़कर मार्च 2024 में 954 मिलियन हो गई है। मैनोस्फीयर इन्फ्लुएंसर्स स्वयं घोषित लाइफस्टाइल कोच युवा पुरुषों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी सिखाकर आकर्षित करते हैं। हालांकि ऐसे कोच ये दावा करते हैं कि पुरुष समाज के पुरुष द्वेष मिसैंड्री यानी पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रह के पीड़ित हैं। एल्गोरिदम का प्रभाव, आगे क्या देखें, वॉच नेक्स्ट। एल्गोरिदम तेजी से अधिक सेक्सिस्ट और नारी विरोधी कंटेंट जैसे कि AWALT ऑल विमेन आर लाइक दैट विचारधारा की सिफारिश करता है। अनुसंग और सत्यापन की आवश्यकताएं। आजकल कई युवा पुरुष सामाजिक रूप से अकेलापन महसूस करते हैं और उन्हें किसी समूह से जुड़ाव चाहिए होता है। इसी कारण वे मैनोस्फीयर जैसे समूहों की ओर आकर्षित होते हैं, जहां उन्हें समर्थन व पुष्टि मिलती है। बढ़ता लिंगवाद, UN वीमेन के अध्ययनों से पता चलता है कि युवा पुरुषों में वृद्ध पुरुषों की तुलना में अधिक लिंगवादी लैंगिक विचार होते हैं। डिजिटल पहचान छुपी रहती है। इंटरनेट पर गुमनाम रहने से सामाजिक या कानूनी सजा का डर कम हो जाता है, जिससे महिलाओं के खिलाफ नफरत एवं भेदभाव फैलाना आसान हो जाता है। मैनोस्फीयर के नकारात्मक प्रभाव। बढ़ता हुआ स्त्री द्वेष, मिसोजिनी, यह लैंगिक समानता को कमजोर करता है। पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह मूवेम्बर फाउंडेशन के अनुसार 2/3 युवा पुरुष नियमित रूप से ऑनलाइन पुरुषत्व से संबंधित प्रभावशाली लोगों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए, गेमरगेट एक ऑनलाइन उत्पीड़न अभियान था जिसमें महिला गेमर्स को पुरुष प्रधान सोच रखने वालों ने निशाना बनाया था। हिंसा का सामान्यीकरण। मैनोस्फीयर की अत्यधिक अभिव्यक्ति महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाती है। इसका क्रूरता और अतिवादी विचारधाराओं से भी संबंध बताया गया है। मानसिक नुकसान। लैंगिक असमानता पुरुषों और महिलाओं दोनों को नुकसान पहुंचाती है। प्रतिबंधात्मक लैंगिक दृष्टिकोण रखने वाले पुरुषों में जोखिम भरे व्यवहार, मादक द्रव्यों का सेवन, अवसाद और आत्महत्या के विचार ज्यादा होने की संभावना होती है। क्वेश्चन। पुरुषों के स्वास्थ्य पर प्रभाव। मूवेम्बर के सर्वेक्षण से पता चलता है कि मैनोस्फीयर के संपर्क में आने से पुरुषों में आत्मविश्वास कम होता है, जिससे उन्हें स्वयं को लेकर हीन भावना महसूस होती है और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। साथ ही वे जोखिम भरे स्टेरॉइड्स का उपयोग करते हैं, चोट लगने के बावजूद व्यायाम करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कम कर देते हैं। लैंगिक समानता को उलटना। मैनोस्फीयर की लोकप्रियता ऐसी मिथकों को बढ़ावा देती है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऑनलाइन हिंसा का जोखिम। अध्ययनों से पता चलता है कि 16-58% महिलाओं और लड़कियों को ऑनलाइन हिंसा का सामना करना पड़ता है। साइबर हिंसा डिजिटल प्लेटफॉर्म की अनामिता और पहुंच का फायदा उठाती है। मैनोस्फीयर से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें। वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें। बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995। यह मीडिया, विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर महिलाओं की संतुलित और गैर रूढ़िबद्ध छवि दिखाने का समर्थन करता है। UN वीमेन का बहुआयामी दृष्टिकोण। इसमें ऑनलाइन घृणा के प्रसार एवं प्रभाव पर अनुसंधान और डेटा संग्रह शामिल है। मेविका ऑफलाइन सेफ पहल UNFPA। यह पहल तकनीकी माध्यम से होने वाली लैंगिक हिंसा से निपटने के लिए शुरू की गई है। EU का डिजिटल सर्विसेज एक्ट। यह कानून डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और लैंगिक भेदभाव वाले कंटेंट पर रोक लगाता है। भारत में शुरू की गई पहलें। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। यह कानून डिजिटल मीडिया में महिलाओं की अशिष्ट या अपमानजनक प्रस्तुति को अपराध मानता है। IT नियम 2021। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को किसी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर उसे हटाना अनिवार्य है। डिजिटल शक्ति। यह राष्ट्रीय महिला आयोग ONCW की एक पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को साइबर दुनिया में सक्षम बनाना और इंटरनेट को सुरक्षित स्थान बनाना है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008। ये महिलाओं के खिलाफ उभरते साइबर अपराधों से निपटता है, जैसे धारा 67A, जो डिजिटल दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं 75, 78 और 79। भारतीय न्याय संहिता के तहत महिलाओं का ऑनलाइन उत्पीड़न और उनके साथ साइबर बुलिंग एक अपराध है। आगे की राह। कानूनी उपाय, जैसे यूनाइटेड किंगडम का ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम। इस कानून के तहत साइबर स्पेस में बच्चों एवं महिलाओं को उनके प्रति घृणा फैलाने वाले और अपमानजनक स्त्री द्वेष कंटेंट सहित हानिकारक कंटेंट से भी बचाना होगा। रोकथाम के रूप में शिक्षा, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना और उस पर शोध करना चाहिए। इसमें यह समझना शामिल है कि लोग अपनी ऑनलाइन दुनिया में कैसे नेविगेट करते हैं और संभावित हानिकारक कंटेंट के साथ उनकी अंतःक्रिया कैसी होती है। UN वीमेन द्वारा सुझाई गई अधिकार आधारित प्रतिक्रिया। इसमें ऑनलाइन दुरुपयोग से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन जुटाने तथा डिजिटल जवाबदेही बढ़ाने का उद्देश्य है। इसमें युवा विकास कार्यक्रम जैसे कदम शामिल हैं। मैनोस्फीयर विरोधी कंटेंट निर्माताओं को बढ़ावा देना,
रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म और हीफोशी जैसे क्रिएटर्स मैनोस्फीयर छोड़ने वाले पुरुषों का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन 6.5 सशस्त्र बलों में महिलाएं, वुमेन इन आर्म्ड फोर्स। सुर्खियों में क्यों? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में महिला कैडेट का पहला बैच सफलतापूर्वक पास आउट हुआ। इसमें 17 महिला कैडेट शामिल थीं। सशस्त्र बलों में महिलाओं के शामिल होने का महत्व। समानता के संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति। यह कदम अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का प्रतिषेध और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के क्रियान्वयन में योगदान देता है। साथ ही यह अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। सैन्य अभियानों को बल प्रदान करना। ये कदम सेना में प्रतिभा पूल को बढ़ाता है तथा योजना बनाने और क्रियान्वयन में अलग अलग विचारों को सामने लाता है। यह टीम के प्रदर्शन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करता है। सामाजिक प्रभाव। महिलाओं ने युद्ध और सहायक दोनों ही भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिससे उन्होंने मजबूत पेशेवर सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। ये पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान सेवा क्षेत्र में लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने में मदद करता है। उदाहरण, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व किया। मानवीय भूमिका। महिलाएं सैन्य नागरिक सौहार्द स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेषकर उन स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास बहाली में जहां सांस्कृतिक मानदंडों के कारण पुरुष सैन्यकर्मी सफल नहीं हो पाते। यह संघर्ष समाधान और लोगों का विश्वास जीतने के लिए आवश्यक है। भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं के प्रवेश का इतिहास। 1888 महिलाओं की नर्स के रूप में भर्ती, इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। 1958 महिला चिकित्सकों को आर्मी मेडिकल कोर में नियमित कमीशन मिला। 1992 महिलाओं के लिए सेना में गैर लड़ाकू भूमिकाओं जैसे शिक्षा, सिग्नल, खुफिया आदि में शामिल होने के लिए महिला विशेष प्रवेश योजना WSES शुरू की गई थी। 2005 WSES को 14 साल की अवधि वाले शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC से बदल दिया गया। 2020 सुप्रीम कोर्ट ने बबीता पुनिया केस में महिला SSC अधिकारियों को स्थायी कमीशन PC देने की अनुमति दी, जिससे लैंगिक समानता अनुच्छेद 14 सुनिश्चित हुई। 2021 कुशल कालरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को NDA राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में बैठने और प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति दी। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। नीतिगत उपाय। स्थायी कमीशन TC महिला अधिकारियों WOs को 11 सैन्य कर्मों और सर्विसेज में सैन्य चिकित्सा कोर, सैन्य दंत चिकित्सा कोर और सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त स्थायी कमीशन प्रदान किया गया। अग्निवीर के रूप में महिलाओं को पुरुषों के समान प्रशिक्षण और चयन मानकों से गुजरना पड़ता है। संरचनात्मक सुधार। आर्मी एविएशन कोर 2021 से महिलाओं को पायलट के रूप में नियुक्त होने की अनुमति दी गई। युद्धपोतों पर महिलाओं की तैनाती। अब महिलाओं को नौसेना के जहाज़ों पर भी तैनात किया जाता है, जिसमें नेविगेशन अधिकारी जैसी भूमिकाएं भी शामिल हैं। क्वेश्चन 6.5 आउटरीच और सहायता पहल। IAF का दिशा मैत्री यात्रा महिलाओं को वायु सेना में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अभियान और प्रेरक वार्ता आयोजित करता है। सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए चुनौतियां। लैंगिक पूर्वाग्रह और सामाजिक सोच। कुछ नेता अभी भी लिंगवादी सोच वाले हैं तथा नेतृत्व या युद्ध में महिलाओं की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। इससे महिलाओं की भूमिका की उपेक्षा की जाती है और सैन्य संगठनों में उनका प्रतिनिधित्व कम रहता है। अवसंरचना की कमी। दुर्गम या युद्ध क्षेत्रों जैसे सियाचिन पनडुब्बियों पर में महिलाओं के लिए अवसंरचना सुविधाओं की कमी है। अधिक शारीरिक श्रम की जरूरत और प्रशिक्षण। युद्ध अभियानों के दौरान उच्च शारीरिक मानकों की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान यूनिट की एकता या युद्धक तैयारियों को लेकर चिंताएं और अनुकूलित प्रशिक्षण की कमी भी चिंता का विषय है। सैन्य दायित्व और दैनिक घरेलू कार्यों के बीच संतुलन। समय समय पर ट्रांसफर, लंबी पोस्टिंग अवधि व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। यह समस्या संतान वाली महिला सैनिकों के लिए विशेष रूप से होती है। निष्कर्ष। जैसे जैसे युद्ध का स्वरूप बदल रहा है तथा शारीरिक बल की तुलना में प्रौद्योगिकी, इंटेलिजेंस और स्थिति के अनुसार ढलने की महत्ता बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत की सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इसमें सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कार्य विशेष फिटनेस मानकों को कैसे लागू किया जाता है, सैन्य सेवा में महिलाओं के प्रति नजरिए में कैसे बदलाव लाया जाता है और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मजबूत तंत्र कैसे स्थापित किया जाता है। 6.6 वैश्विक तंबाकू महामारी 2025।
ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक तंबाकू महामारी 2025 पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। WHO MPOWER उपाय। 2007 से अब तक 155 देशों ने MPOWER के घटकों में से कम एक नीतिगत उपाय को लागू किया है, जिससे 6.1 बिलियन से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। MPOWER पहल के 6 घटक निगरानी मॉनिटर, सुरक्षा प्रोटेक्ट, चेतावनी वार्निंग, मदद प्रस्ताव ऑफर हेल्प, लागू करना एनफोर्स और टैक्स दर बढ़ाना रेज टैक्सेस। सर्वाधिक क्रियान्वित उपाय। MPOWER के सभी घटकों में सिगरेट पैकेजों पर बड़े आकार के ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनी को दर्शाना सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया गया उपाय है। जनसंचार माध्यमों में संचार अभियानों की प्रभावशीलता। भारत ने सभी प्रकार के मीडिया में तंबाकू विज्ञापन, प्रचार और स्पॉन्सरशिप टैब्स पर रोक लगाने के लिए कठोर उपाय किए हैं। साथ ही डिजिटल स्ट्रीमिंग कंटेंट पर तंबाकू नियंत्रण नियम लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कराधान। तंबाकू उत्पादों पर टैक्स MPOWER उपायों में सबसे कम अपनाया गया घटक है। भारत में प्रति व्यक्ति GDP के अनुपात में सिगरेट खरीदने की लागत 2014 से घटती जा रही है, यानी सिगरेट खरीदना सस्ता होता गया है। धूम्रपान से होने वाली मौतें। तंबाकू जनित बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष 7 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं। तंबाकू के बारे में। प्रजातियां। तंबाकू की 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें N. टेबेकम और N. रस्टिका एस्टेक तंबाकू बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। ये नाइटशेड फैमिली से संबंधित है और दक्षिण अमेरिका मूल का पौधा है। जलवायु। रोपाई से कटाई तक 90-120 दिनों का पाला रहित मौसम आवश्यक होता है। तापमान। औसत दैनिक तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और कटाई के समय शुष्क मौसम उपयुक्त होता है। क्वेश्चन। आउटरीच और सहायता पहल। मृदा बलुई या बलुई दोमट मृदा बेहतर मानी जाती है। हालांकि तंबाकू की किस्म के अनुसार मृदा अलग अलग हो सकती है, परंतु जल भराव इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तंबाकू की खेती के लिए अच्छी तरह से हवादार, अच्छी जल निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है। वर्षा। न्यूनतम 500 मिलीमीटर वर्षा आवश्यक है। 1200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होते। उत्पादन। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक चीन के बाद देश है तथा मात्रा के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा गैर निर्मित तंबाकू निर्यातक ब्राजील के बाद देश है। प्रमुख उत्पादक राज्य। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और बिहार। भारत में गुजरात सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य 45% है और इसकी उत्पादकता भी सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। भारतीय तंबाकू बोर्ड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश, तंबाकू कृषि प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है तथा तंबाकू उत्पादकों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है और निर्यात को बढ़ावा देता है। तंबाकू महामारी से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम। वैश्विक स्तर पर MPOWER के अलावा WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल WHO FCTC 2003 में अपनाया गया 180 से अधिक देशों ने अभिगृहीत किया है। भारत 2005 में इस कन्वेंशन का पक्षकार बना। 3/35 पहल। WHO वर्ष 2035 तक तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों में से किसी एक या सभी की कीमतों को कम से कम 50% तक बढ़ाना। भारत में कदम। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA 2003, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, नाबालिगों द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध आदि। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग संशोधन नियम 2022, पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी युक्त चित्रों को प्रदर्शित करने का प्रावधान। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम ऑन NTCP, जागरूकता पैदा करना तथा तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण और आपूर्ति को कम करना। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019, ई-सिगरेट पर कानून लागू किया गया। निष्कर्ष। मजबूत निगरानी प्रणाली लागू करना, तंबाकू पर कर और कीमतों में वृद्धि करना, कड़े कानून बनाना और उनका सख्ती से पालन कराना, जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करना तथा तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप का समाधान करना तंबाकू महामारी से निपटने में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। क्वेश्चन। मृदा बलुई या बलुई दोमट मृदा बेहतर मानी जाती है। हालांकि तंबाकू की किस्म के अनुसार मृदा अलग अलग हो सकती है, परंतु जल भराव इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तंबाकू की खेती के लिए अच्छी तरह से हवादार, अच्छी जल निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है। वर्षा। न्यूनतम 500 मिलीमीटर वर्षा आवश्यक है।
1200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होते। उत्पादन: भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक चीन के बाद देश है तथा मात्रा के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा गैर निर्मित तंबाकू निर्यातक ब्राजील के बाद देश है। प्रमुख उत्पादक राज्य: गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और बिहार। भारत में गुजरात सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य 45% है और इसकी उत्पादकता भी सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। भारतीय तंबाकू बोर्ड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश, तंबाकू कृषि प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है तथा तंबाकू उत्पादकों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है और निर्यात को बढ़ावा देता है। तंबाकू महामारी से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम: वैश्विक स्तर पर MPOWER के अलावा WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल WHO FCTC 2003 में अपनाया गया 180 से अधिक देशों ने अभिगृहीत किया है। 6.7 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 ग्लोबल जेंडर गैप 2025। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी की गई। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 2006 में शुरू किया गया था। यह सूचकांक अग्रलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक समानता की प्रगति को मापता है। 1. आर्थिक अवसर, 2. शिक्षा, 3. स्वास्थ्य देखभाल, 4. राजनीतिक नेतृत्व। जेंडर गैप: यह सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को मापता है जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों और सोच में परिलक्षित होता है। इस सूचकांक में 1 का स्कोर पूर्ण समानता पैरिटी की स्थिति को दर्शाता है, जबकि 0 का स्कोर पूर्ण असमानता इनइक्वालिटी की स्थिति को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर रहा, जबकि 2024 में ये 129वें स्थान पर था। हालांकि भारत का स्कोर 0.641 2024 से सुधरकर 0.644 2025 हो गया। दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन बांग्लादेश ने किया, जो 75 स्थान ऊपर चढ़कर वैश्विक स्तर पर 24वें स्थान पर पहुंच गया। नेपाल 125वें, श्रीलंका 130वें और भूटान 119वें स्थान पर हैं, जो भारत से बेहतर हैं। वैश्विक रैंकिंग: आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष भी शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का स्थान है। जेंडर गैप: वैश्विक स्तर पर अभी भी औसतन 30% से अधिक का संयुक्त जेंडर गैप मौजूद है। कुल मिलाकर अभी तक किसी भी अर्थव्यवस्था ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। वर्तमान प्रगति को देखते हुए पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 123 वर्ष लगेंगे। मुख्य आयाम: भारत का समग्र प्रदर्शन 2025। आर्थिक भागीदारी और अवसर: भारत की अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन में विशेष रूप से सुधार हुआ है। आर्थिक भागीदारी में मामूली सुधार हुआ है, जो 0.9% बढ़कर 40.7% हो गई है। अनुमानित अर्जित आय में समानता के साथ वृद्धि हुई है। श्रम बल भागीदारी दर वही 45.9% बनी हुई है, जो भारत में अब तक का उच्चतम स्तर है। शैक्षिक उपलब्धि: इस आयाम में भारत का स्कोर 97.1% है, जो साक्षरता और उच्चतर शिक्षा नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता: भारत में स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में भी उच्च समानता दर्ज की गई है। यह जन्म के समय, लिंगानुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण संभव हुआ है। हालांकि पुरुषों और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में समय कम के बावजूद स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में समानता प्राप्त की गई है। राजनीतिक सशक्तिकरण: भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण में समानता में मामूली गिरावट -0.6 अंक दर्ज की गई है। संसद में महिला प्रतिनिधित्व 2025 में 14.7% से घटकर 13.8% हो गया, जिससे लगातार दूसरे वर्ष संकेतक स्कोर में गिरावट आई है। मंत्रिस्तरीय भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से घटकर 5.6% हो गई है। क्वेश्चन: लैंगिक समानता प्राप्त करने में भारत के लिए प्रमुख चुनौतियां। सामाजिक शिक्षा: भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है, जो पुरुषों के 82.14% और राष्ट्रीय औसत 74.04% से कम है। बाल विवाह: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार 2019-21 के दौरान 23.3% बाल विवाह के मामले सामने आए।
महिला सुरक्षा एनसीआरबी के अनुसार 2019 से 2021 के बीच 3 वर्षों में देश में 13.1 लैंगिक लैंग, लैंगिक